यूएसए जिस तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहा है वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये उथल पुथल तभी होता है जब आपका जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का 26% हो। ट्रम्प की जो दोबारा वापसी हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रम्प पहली बार कैसा है। हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, इस पे उन्होंने साइन कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ वो करेंगे हर एक के ऊपर, पर मैं आपको एक गलत फहमी से दूर करना चाहता हूँ। भारत बहुत बड़ा बाजार नहीं है। एक अमेरिकन 30 हिंदुस्तानियों के बराबर कमाता है। 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 30 गुना ज़्यादा कमाता है। हमें बहुत फ़ायदा है अमेरिका के साथ व्यापार में, पर अफसोस ये है कि ये इससे सॉल्व नहीं होगी, झप्पियों से सॉल्व नहीं होगी। जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं ट्रम्प, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। 1930 के दशक का नारा है ये असल में, जो ट्रम्प ने अपना लिया है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है हम अमेरिका के पास में कि यूएस एड बंद करने के बाद भी ये सब हमको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, मेरी हेजेमनी वैसे ही बरकरार रहेगी? ये आपने जो है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। मैं अभी जो एक व्यक्ति बिलियनियर एलन मस्क, जिनको कि अब तो डिपार्टमेंट भी दे दिया है गया, जिस तरह से इलॉन मस्क हावी हो गए हैं पॉलिसी के ऊपर, सरकार के चलने के ऊपर, ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा। रूस यूक्रेन के बीच में चीज़ें ठीक अभी नज़र आ रही हैं। पहले ही उन्होंने कई चीज़ें दे दी पुतिन को, यानी कि पुतिन चाह रहे थे कि भाई जो टेरिटरी मैंने फतेह किया वो मैं रख लूँ। तो ये कोई रियलिस्ट नहीं हुए, ना कोई अच्छे नेगोशिएटर माने जाएंगे। इजराइल और गज़ा के बीच में इस पर क्या अभी आपको लग रहा है, क्या स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं आफ्टर ट्रम्प? शगुफा जो छोड़ा है कि वो गाज़ा को क्लब मेट बना देंगे, रिवियरा बना देंगे, वो तो कुछ अकल में आने वाली बात नहीं है। क्या भारत के आसपास की जियोपॉलिटिक्स ट्रम्प के आने के बाद बदल रही है? और पहले लोग यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ ट्रम्प आएंगे, हिंदुस्तान का बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हिंदुस्तान का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर इंडिया एक हेजेमनी के तौर पर डेवलप होता हुआ नज़र आता है तो उस तहत वो अपनी चीज़ों को करके डीप स्टेट को कभी एक्टिवेट करके कुछ ना कुछ चीज़ें करवाते रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। इंडिया कोई ख़तरा नहीं है अमेरिका के लिए, कोई कंपटीशन नहीं है ना। जिस कंट्री का डिफेंस बजट $34 बिलियन है, 35 बिलियन हिंदुस्तान का, जिसमें से भी 70% जो है वो सिर्फ पेंशन और तनख्वाहों पे जाता है, वो अमेरिका के लिए क्या ख़तरा बन सकता है? ये बहुत ख़तरनाक रियलिटी चेक है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज के शो में हम बेहद खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर। बात करेंगे साथ के साथ कि जैसे दोबारा ट्रम्प वापस आए हैं, सत्ता संभाली जब से उन्होंने, तब से पूरी दुनिया में घमासान मचा हुआ है। कभी वो टैरिफ्स की बात कर लेते हैं, कभी वो कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने की बात करते हैं, कभी वो इजराइल और गज़ा की वॉर रुकवाने की बात करते हैं। तमाम सारी जो चीज़ें चल रही हैं उनके बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पूरी जियोपॉलिटिक्स ट्रम्प के दोबारा वापस आने के बाद बदलती हुई नज़र आ रही है वो हमारे लिए कैसी है, यानी भारत के लिए कैसी है। भारत के अमेरिका के साथ आगे भविष्य में रिश्ते किस तरह के रहने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को समझने की आसान भाषा में हम कोशिश करेंगे। और हमें समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन रज़ा खान साहब, जो कि प्रोफेसर हैं, एसोसिएट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर न्यू साउथ एशिया, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में। वो हमें बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड से मुद्दे हैं वो कैसे ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं और उनका भविष्य किस तरीके का होने वाला है। तो आप देखिए और बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं ये इस मौके को पूरे दोनों हाथ से रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज जो मौजू है ये बहुत अहम है और मेरी इसमें काफ़ी हद तक रुचि है। तो मैं इसीलिए हमने आपको बुलाया है, क्योंकि अभी 2 दिवसीय दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी। और ये सबसे पहले तो हम यहाँ से बुनियादी शुरुआत करते हैं। सर, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि ये जो दौरा था ये क्या, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और आज के टाइम पे यूएसए जिस तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहा है वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? सबके बस का तो नहीं है ऐसा।
ये उथल पुथल तभी होता है जब आपका जीडीपी पूरी दुनिया के जीडीपी का 26% हो। तो अमेरिका जो है वो 1/4 से ज़्यादा जीडीपी है दुनिया का। हालांकि आबादी तो 340 मिलियन के करीब ही है, यानी कि तकरीबन समझिए कि आबादी 1/20वां हिस्सा है, 5% से भी कम है, 4% है दुनिया की आबादी का, पर जीडीपी जो है 26% है दुनिया का। तो जब आपके पास इतनी ताकत होती है तो आप अगर छींकते भी हैं तो दुनिया में लोगों को कोल्ड फ्लू हो जाता है। सही बात है। और जो अभी ये दौरा हो रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया यूएस रिलेशन के बीच में? इसकी बहुत अहमियत है। हमारी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़ास रिलेशनशिप है। शायद दुनिया में हमारी सबसे अहम रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, कई वजूहात की वजह से। जैसे पहली बात तो हथियार लेते हैं हम उनसे, पर वो कम ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है हमारी आर्थिक स्थिति। हमारा जो है मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि हम जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो कम है और जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से तेल की वजह से। तो उसको हम मेकअप करते हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के साथ। हम सर्विसेज बाहर भेजते हैं और दूसरी तरह से हम मेकअप करते हैं कि हमें रेमिटेंसेज आते हैं, जो बाहर भारतीय रहते हैं वो हमें पैसा भेजते हैं। वो पैसा जो भेजते हैं और प्लस जो हम सर्विसेज के थ्रू कमाते हैं उससे हम मेकअप करते हैं अपना डेफिसिट, जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है। उन दोनों चीज़ों के लिए अमेरिका बहुत अहम है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें अमेरिका से आते हैं, पहले हमें गल्फ़ से आते थे। अब भी गल्फ़ अहम है, तकरीबन नंबर 2 पे है और करीब है अमेरिका के, पर सबसे अहम अमेरिका है रेमिटेंस के मामले में, और सबसे अहम अमेरिका है सर्विसेज के मामले में। यानी समझिए जो इन्फोसिस हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ है, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी, वो ज़्यादातर सामान अमेरिका बेचती हैं। सही बात। और हमारे पास एक नई किस्म की जो चीज़ आई है पिछले 15-20 सालों में, वो है GCC जिसे कहते हैं, ग्लोबल सेंटर्स आए हैं, कॉम्पिटेंस सेंटर्स, जिसमें यानी कि हम यहाँ पे हाई लेवल प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं दुनिया भर में, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उन सब के लिए। तो वो सेंटर्स भी हमारे लिए बहुत बड़ा ज़रिया बन गए हैं कमाई का, सर्विसेज की कमाई का। तो हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर। अगर हमारे ऊपर ये टैरिफ्स लग गए, ड्यूटियाँ लग गई, हमारे ऊपर टैक्स लग गया, तो हमारे ये कम हो जाएंगे एक्सपोर्ट, हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि हम कम डॉलर कमाएंगे, जिसका मतलब है रुपया गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर रुपया गिर गया तो आपको पता है हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आपकी ज़्यादातर जो इम्पोर्टेड चीज़ें, तेल से लेके आपकी गाड़ियों तक, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो हमें अपना एक्सपोर्ट मेंटेन करके रखना है, हमें कोशिश करनी है कि हमारे ऊपर टैरिफ ना लगे। ये सब हमारी कोशिश है। अब देखिए क्या होता है आगे, पर इसलिए अमेरिका बहुत हमारे लिए अहम है। हमारा बहुत बड़ा मार्केट है सर्विसेज का अमेरिका। बल्कि आपको एक और बात बताऊं, अगर ये TCS और ये माइक्रोसॉफ्ट, TCS और सॉरी इन्फोसिस अगर हिल गए तो हमारा स्टॉक मार्केट हिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारा स्टॉक मार्केट कुछ डगमगा रहा है पिछले 5-6 महीने से। बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल तो हाल नहीं है, बट कुछ डगमगाया है 6 महीने में पिछले। पर बहुत बुरा हाल हो सकता है, अगर इससे भी ज़्यादा बुरा बहुत बुरा हाल हो सकता है अगर ये लुढ़क जाएं TCS और इन्फोसिस और इन सब के शेयर, तो वो बाकी मार्केट को नीचे खींच लेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत अहम है ये रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी। ट्रम्प की जो दोबारा वापसी हुई है, इसके बाद ये पहले कयास लगाया जा रहा था कि कौन जीतेगा। एक तो सबसे पहले तो इसकी बात चलती रही, फिर उसके बाद जो ट्रम्प की दोबारा वापसी हुई है, मतलब ये वापसी को लेकर के बहुत निश्चितता थी नहीं। मतलब ऐसा कहा नहीं जा रहा था बहुत ज़्यादा कि क्लियर कट वापसी हो जाएगी। तो ये जो दोबारा उनका आना है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रम्प पहली बार कैसा है और फिर मैं बताता हूँ कि ये दोबारा कैसा है। बिल्कुल। तो अमेरिका का पूरी दुनिया के ऊपर रोब रहा, क्योंकि अमेरिका के पास, मैंने जैसे बताया, आर्थिक स्थिति थी, दुनिया का 1/4 हिस्सा GDP का अमेरिका बनाता था। तो जब रूस हार गया, उसके बाद अमेरिका और भी छा गया 1990s के दशक में, और कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। उसके अगले दशक में भी, 2000s के दशक में भी कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। पर ये सारा अमेरिका का जो बोलबाला था, वो उनके जो एलिट्स थे, उनके जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, उनकी नियत की वजह से था। पर भार जो उठा रहा था वो नीचे का मजदूर उठा रहा था अमेरिका का। अब वो मजदूर जो है उसको लगा कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से और चाइना की वजह से उनकी नौकरियां चली गई, उनके आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाई और ऊंचा वर्ग उठता गया। तो वो नाराज़ थे, वो चाहते थे कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा ध्यान दे डोमेस्टिकली, अंदरूनी अपने मुल्क के हालात पे,
और बाहर कम ध्यान दे, बाहर कम खर्चा करे फौज पे और इन चीज़ों पे, और जो तमाम जगहों पे युद्ध कहीं पर वो करवा युद्ध और रहे अपने हैं। एलाइज की मदद करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये और फ्री ट्रेड रखना, जिसमें अमेरिका को ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, अमेरिका कम एक्सपोर्ट करते थे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे हिंदुस्तानी क्यों ना हो, उससे भी हमारे उनके पास। तो वो इस चीज़ के खिलाफ थे, पर उनके जो ऊंचा वर्ग था, उनका जो एलीट था, वो इन बातों को सुन नहीं रहा था। चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, चाहे वो रिपब्लिकन थे, चाहे वो जॉर्ज बुश थे, चाहे वो क्लिंटन थे, चाहे वो ओबामा थे। तो एक तरह से ट्रंप जो था वो एक प्रोटेस्ट वोट था। अमेरिका की पब्लिक ने विद्रोह किया, और उस प्रोटेस्ट में ट्रंप जो हैं वो आए हैं जीत के पहली बार 2016 में। लोग पहली बार भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाएंगे, लोगों को लग रहा था हिलरी क्लिंटन ही जीतेगी। ये तो लोग कहते हैं आधे दीवाने हैं और पागलपने की बातें करते हैं, और ये वो, पर वो जीत गए। ये दिखाता है कितना ज़्यादा अंदर फ्रस्ट्रेशन था आम लोगों में, और वो अपने कंधों पे सिर्फ अमेरिका का भार नहीं उठा सकता था गरीब आदमी। वो कह रहा था अमेरिका का गरीब आदमी यहाँ के अमीर आदमी के बराबर है, पर उनके लिए वो वहाँ का गरीब आदमी, मतलब वर्किंग क्लास जो था। तो फिर जब ट्रंप हारे, क्योंकि एक तो कुछ उनकी नीतियाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, दूसरा ये हुआ कि कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से ट्रंप को बहुत नुकसान हुआ। बाइडन के साथ इलेक्शन में उनको हार देखनी पड़ी, पर बाइडन ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बाइडन की गलती ये थी कि बाइडन ने इतना ज़्यादा खर्चा किया कि इन्फ्लेशन क्रिएट कर दिया। उन्होंने लोगों को पैसे भी बांटे कोविड के दौरान, जब लोग अनएम्प्लॉयड थे और ये थे, और उन्होंने कुछ रिलीफ भी दिया, कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसकी वजह से इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया, इतना ज़्यादा खर्चा हो गया सरकार का कि इन्फ्लेशन हो गया। उस इन्फ्लेशन से फिर लोग परेशान हो गए। तो उसका भी एक असर रहा ट्रंप की दूसरी जीत में। दूसरा असर ये भी रहा, लोगों को कुछ ये भी लगा कि हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिबरल होते जा रहे हैं, और हर सोसाइटी में, हर समाज में कई वर्ग होते हैं। तो जो वहाँ का ट्रेडिशनल वर्ग था, जिसे वाइट कहते हैं, वर्किंग क्लास, वो खुश नहीं था इन सब चीज़ों से। और वैसे भी वर्किंग क्लास के लोग खुश नहीं थे। जब इन्फ्लेशन होता है, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी प्याज का भाव बढ़ता है, इन्फ्लेशन होता है, तो सरकार को उसका चुकाना पड़ता है, उसका मुआवजा। ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। तो वैसे ही हुआ दूसरी बार, इसी वजह से आए वो। और दूसरी बार जब आए हैं, तब से आने के पहले से ही जो उन्होंने माहौल बना करके रखा है आने के पहले ही कि हाँ भाई, मैं कनाडा को बोल दिया कि मैं तो तुमको 51st स्टेट बना लूँगा अपना। तो जो पूरे दुनिया एकदम हिली हुई है ना इस वक्त। तो अभी इनफैक्ट पीएम मोदी से जब मिलने गए हैं वो, तो जिस टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मिलने के पहले ही ये बात बोला है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। इस पे उन्होंने साइन कर दिया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि टैरिफ की जो दुनिया में बात चल रही है? और ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि टैरिफ है क्या, मतलब थोड़ा ऐसा फैंसी सा वर्ड लगता है। टैरिफ समझिए एक तरह का टैक्स है, और ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, कि जो चीज़ें बाहर से आए मुल्क के अंदर, उनके ऊपर 10%, 20%, 30%, इंडिया तो 100% भी लगाता है, उससे भी ऊपर लगाया हुआ है। बाहर की गाड़ियाँ आप लेके देखिए ज़रा, मर्सिडीज़ या कुछ भी, या कोई भी। पहले तो हमारी चीज़ पे ही लगाते थे, जूतों तक पे नाइकी के जूते आप नहीं ख़रीद सकते थे हिंदुस्तान में आसानी से। तो टैरिफ ये हुआ कि आपने एक तरह की ड्यूटी लगाई, पर इसका भार जो है वो बाहर वाले नहीं उठाते इतना, आपके मुल्क के लोग ही उठाते हैं, क्योंकि ये पास ऑन हो जाता है, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं पास ऑन। यानी कि आपकी सरकार ने उस चीज़ पे लगाई, पर उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो कहेगा कि भैया ये लगा के दो मुझे तो मेरी कीमत दो तुम। यानी कि मेरी अगर चीज़ है 100 रुपये की, मैं 100 अब ये तुम्हारे लिए 110 की हो जाएगी, क्योंकि 10% टैक्स लगाया तुम्हारी सरकार ने। मैं नहीं दूंगा अपनी जेब से, मैं 90 रुपये की नहीं बेचूंगा। तो अक्सर ये आपके ऊपर ही आ जाती है, आपकी पब्लिक के ऊपर ही आती है। उस पे ये नुकसान पड़ता है भेजने वाले पे, कि उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी वो कम। जैसे पहले अगर 1000 बेचता था वो आपको जूते, तो वो अब आपको 800 या 900 बेचेगा, महंगी हो गई, क्योंकि वो महंगी, तो उसके लोग खरीदेंगे कम। बिल्कुल सही। पर उसका भार आपके लोग ही ज़्यादा उठाते हैं, वो लोग नहीं उठाते। ऐसा ट्रंप को इस तरह की मतलब ख्याल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी कि ये जो है वो बाहर वाले उठाएंगे इसका बोझ, पर ऐसा होता नहीं। पर इससे उनको ये लगता है कि हमें एक तरह का फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हमारे यहाँ आ जाएगा, कि वो चीज़ फिर यहाँ बनना शुरू हो जाएगी। उनको ये लगता है, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा एक, तो उस चीज़ को हम, तो उनको लगता है फिर हमारे यहाँ फिर
नौकरियां बढ़ेंगी, इस तरह का उनका ख्याल है। जो वो अमेरिका फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं लगातार जी, तो वो उसी की नीति के तहत ही ये भी किया जा रहा है I guess। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये वो चाह रहे हैं कि अब उन्होंने कहा है, जैसे आपने बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे हम, बहुत मुल्कों ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है, हमने इतना ज़्यादा उनके ऊपर नहीं लगाया हुआ है, अब हम बराबरी का लगाएंगे, जितना हमारे ऊपर लगेगा किसी मुल्क पे उतना ही हम उस मुल्क पे लगाएंगे, ये उन्होंने फैसला कर लिया है। तो लगता है आपको कि भारत के साथ जो अभी की परिस्थितियां हैं, जिसमें भारत एक इतना बड़ा बाज़ार है, यहाँ इतनी आबादी है, और जिस तरीके के संबंध की बात की जाती है अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में, तो उसमें लगता है कि ऐसे रेसिप्रोकल टैरिफ हिंदुस्तान के साथ भी कर सकते हैं या फिर इस पर कोई नेगोशिएशन हो जाएगा? रेसिप्रोकल टैरिफ वो करेंगे हर एक के ऊपर, कुछ नेगोशिएशन भी होगा, पर मैं आपको एक गलत फहमी से दूर करना चाहता हूँ। भारत बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है। भारत की जो जीडीपी है वो 3.8 ट्रिलियन की है। अमेरिका की जो जीडीपी है वो 31 ट्रिलियन की है। तो यानी कि तकरीबन अमेरिका का पर कैपिटा जीडीपी, जैसे पर पर्सन एवरेज इनकम समझिए, वो $90,000 है। हिंदुस्तान की पर पर्सन एवरेज इनकम जो है वो $2,900 है, यानी $3,000 समझ लीजिए मोटा मोटा। तो वो हमसे 30 गुना ज़्यादा एवरेज पे अमीर है। एक अमेरिकन 30 हिंदुस्तानियों के बराबर कमाता है। 50% ज़्यादा नहीं, दुगना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 30 गुना ज़्यादा कमाता है। तो वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप अमेरिका बेचिए अपना माल, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ बिक सकती है। इसीलिए हर कंट्री कम्पीट करता है कि बिना टैरिफ के या लो टैरिफ पे हमें एक्सेस मिल जाए अमेरिकन मार्केट का, हमें अमेरिका में बेचने का मौका मिल जाए। बल्कि मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद कोई मुल्क, कोई दुनिया का हिस्सा नहीं उठ पाया, नहीं डेवलप हो पाया बिना अमेरिका को एक्सपोर्ट किए। यूरोप जब निकला सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो बिल्कुल तबाह था। अमेरिकन मार्केट ने उठाया, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, सबको, जर्मनी को। ईस्ट एशिया जिसमें हम गिनते हैं जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सब उठे हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट करके। चाइना कुछ नहीं था बिना अमेरिका को एक्सपोर्ट किए। अमेरिकन मार्केट, जो अब लोग कुछ कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती भी शायद की अमेरिका ने, अमेरिकन मार्केट एक्सेस की वजह से चाइना आज विश्व सुपर पावर बन पाया। अमेरिका का मार्केट इतना बड़ा है और इतना स्पेशली कंज्यूमर मार्केट इतना समृद्ध है कि आप उसके बगैर उठ ही नहीं सकते। इसीलिए हर मुल्क उसको एक्सेस करना चाहता है, इसीलिए उनकी ये ताकत है। अच्छा, तो जैसे अभी मैं इंडिया का एक डेटा पढ़ रहा था, हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का डेटा है कि इंडियाज गुड्स ट्रेड सरप्लस विद यूएसए इज डबल्ड इन 5 years। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं अमेरिका को और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ इस वक्त 46 बिलियन डॉलर का है तकरीबन। अच्छा, मिसाल के तौर से चीन के साथ हमारा डेफिसिट है $100 बिलियन का। हम चीन हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम चीन को कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिका के साथ हम ख़ास तौर से जो हमारा सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो मैंने आपको अभी बताया, हमारी सारी कंपनियां, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो, वो खूब एक्सपोर्ट करती हैं IT सर्विसेज। हमारे पास ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, हर कंपनी के इंडिया में खुले हुए हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने भी खोला है, गूगल ने भी खोला है, सब ने खोला हुआ है। तो ये सब हम अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हमें बहुत फ़ायदा है अमेरिका के साथ व्यापार में। तो उससे हमारे हज़ारों लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। फिर एक चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में जिसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि हर आदमी जो कमाता है अमेरिका से व्यापार करके, वो 10-20 आदमियों को और एम्प्लॉयमेंट देता है, क्योंकि उसको घर चाहिए होता है, उसको यहाँ पे खाना पीना चाहिए होता है, उस पर ख़र्च करता है। तो अमेरिका से पैसा आएगा, वो जो कमाएगा वो नीचे ही खर्च करता है और लोगों पे, यहाँ तक कि नीचे टैक्सी ड्राइवर तक जाता है वो पैसा, चाय वाले तक जाता है वो पैसा। तो बहुत नौकरियाँ उससे क्रिएट होती हैं। तो हमारा बहुत फ़ायदा है, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और पर अफसोस ये है कि ये इससे सॉल्व नहीं होगी, झप्पियों से सॉल्व नहीं होगी, वो इससे नहीं मानने वाले। पहली बार जब ट्रंप आए तो उन्होंने देखा कि वो इसमें नाकामयाब थे टैरिफ्स कम करने में। उन्होंने इस बात का पूरी दुनिया में भी कहा, पर
हिंदुस्तान से भी मुताल्लिक़ कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टैरिफ किंग है, और इस दफ़ा जब मीटिंग हुई कल तो उन्होंने इस बात का कहा कि देखिए, मैं नहीं कर पाया हिंदुस्तान के टैरिफ कम, और इनका, बल्कि उन्होंने कुछ गलत भी कहा ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि इंडिया का $100 बिलियन का सरप्लस है हमारे साथ, यानी कि उन्होंने गलत दुगने से भी ज़्यादा बता दिया, 45 बिलियन के करीब है, उन्होंने 100 बिलियन बता दिया। यानी कि उसको इस बात का एहसास है कि उनके पास उनका इंडिया का सरप्लस है उनके साथ, और उनको एक बहुत ही एग्जैजरेटेड, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर उनके दिमाग में है जिसको वो ठीक करना चाहते हैं। मतलब जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें 2024 फाइनेंशियल ईयर में 35.33 बिलियन का सरप्लस है। नहीं, लेटेस्ट 46 बिलियन है इस साल हमारा आंकड़ा, तो बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या ट्रम्प को अमेरिका के अंदर भी लोग क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं अभी कि नहीं भाई आप ये करिए, कि ये किस दबाव में वो कर रहे हैं, या फिर खुद ही उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें करना चाहिए बिकॉज वो अमेरिका फर्स्ट जैसी बातें कर रहे हैं? ट्रंप को बहुत पहले से ही ऐसा लगता है कि दुनिया उनका फ़ायदा उठाती है अमेरिका का। मैं आपको बताऊंगा, एक 1990 का इंटरव्यू है ट्रंप का, जो लोगों ने देखा नहीं है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साउथ कोरिया एक बहुत ही अमीर मुल्क है, हम क्यों साउथ कोरिया को मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अमेरिका के हज़ारों ट्रूप्स वहाँ पे बेस्ड हैं। वो कह रहे हैं कि यही नहीं, साउथ कोरिया को हमें पे करना चाहिए उन ट्रूप्स के लिए, प्लस 50% एक्स्ट्रा पे करना चाहिए हमें प्रॉफिट में, कि हम वहाँ पे ट्रूप सप्लाई कर रहे हैं। साउथ कोरिया एक बहुत अमीर मुल्क है। 1990 में कह रहे हैं वो, उस बात को 35 साल हो चुके हैं। तो ट्रंप को बहुत पहले से इस बात का एहसास है, और सिर्फ ट्रंप अकेले नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर जो कहती है कि अमेरिका का फ़ायदा उठाया गया है, और हम जैसे लोग, अमेरिका की सोसाइटी बेसिकली दो तरह से डिवाइडेड है। एक तो ये है कि जिसे कहते हैं कोस्टल अमेरिका, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट, यानी न्यूयॉर्क का जो कोस्ट है और बॉस्टन और ये सब, वाशिंगटन डीसी जो ईस्ट कोस्ट है, और वेस्ट कोस्ट पे ये सब है, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। इनको वो कहते हैं ये एलीट सिटीज़ हैं, इन लोगों को फ़ायदा हुआ है, अर्बन अमेरिकन को। और हमें जो इनर अमेरिका में है, जो जिसे अमेरिकन मिडवेस्ट कहते हैं या सदर्न अमेरिका कहते हैं, उनको नुकसान हुआ है। वो ज़्यादा रूरल हैं, वो ज़्यादा एग्रीकल्चर हैं, ग्रामीण हैं, उनको नुकसान हुआ है हमें, और हमें हमारे ऊपर हमारा फ़ायदा लिया गया है। हम पे करते हैं सबके डिफेंस के लिए, यूरोप से लेके ईस्ट एशिया तक हम पे करते हैं सबके लिए। हमने अपने मार्केट खोल रखे हैं, हमें ट्रेड डिफेंस, हमारी नौकरियां चली गई, हमारे यहाँ उद्योग बंद हो गए, हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो अब हमें चाहिए वापसी। तो ट्रंप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पर उनके नीचे बहुत बड़ी नीचे एक समुंदर है जो इसी आइडियोलॉजी पे चलता है, इसी विचारधारा पे चलता है, इसी को मानता है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें, और उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि टैरिफ के थ्रू करना है, ड्यूटी लगा के करना है हमें, और लोगों को हमें पैसे देने हैं अगर हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम ये नहीं करेंगे। तो ट्रंप ऐसा नहीं है कि ये खाली ख्यालात हैं, ये वो इस बार, पिछली बार वो नहीं कर पाए, बहुत लोगों ने उनको रोका। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ट्रंप की सरकार में एक फ़र्क आ चुका है। अच्छा। पिछली बार उनकी सरकार में बहुत सारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल पुराने लोग थे, फौज के, इकोनॉमी के, इस बार ट्रंप ने अपने प्राइमरी एडवाइजर्स जो है वो सब अपने पिट्ठू बनाए हुए हैं, अपने येस मैन जिसे कहते हैं, चमचे। वो अब ट्रंप को रोक नहीं सकते। पिछली बार उनको काफ़ी लोगों ने रोक लिया, अब वो वही करेंगे जो उनका मन करता है और जो वो पहले से सोच के आए हुए हैं। इकोनॉमी पे कुछ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, वो टैरिफ को भी समझते हैं, इकोनॉमी को भी समझते हैं, पर जो मिनिस्टीरियल लेवल पे लोग हैं, कैबिनेट के लोग हैं, वो अब सब उनके पिट्ठू हैं। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। पर कुछ चेक भी है ट्रंप के ऊपर, कुछ चेक भी है। इसका चेक है ये? सबसे बड़ा चेक है स्टॉक मार्केट। अच्छा। ट्रंप जो है वो हमेशा स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। व्यापारी आदमी। हाँ, व्यापारी आदमी है। हालांकि लोग जैसे समझते हैं कि वो बहुत कामयाब व्यापारी, वो नहीं है, उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया अपनी ज़िंदगी में, पर उनको फिर भी स्टॉक मार्केट का एक सेंस है। उनको लगता है अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो सब अच्छा कर रहा हूँ मैं, और अगर नीचे जा रहा है तो मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो ये हो सकता है कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगे टैरिफ्स की वजह से, या स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगे इमिग्रेशन की वजह से, एक और उनका बहुत इंटरेस्टिंग है, टैरिफ के अलावा इमिग्रेशन पे उनका बहुत है कि लोगों को बाहर भेजो। पर इमिग्रेशन से हो सकता है अमेरिकन इकोनॉमी पे असर पड़े, टैरिफ से भी पड़े। तो अगर उसका स्टॉक मार्केट पे असर होगा तो ट्रंप अपने आप को खुद ब खुद ही ठीक कर लेंगे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और के चेक करने की। पर अब इस वक्त वो इस तरह से हैं जैसे बेनत्था बैल, बेलगाम घोड़ा, कि इस वक्त वो चाह रहे हैं कि जितना मैं कर सकता हूँ ट्रंप प्रेशर डाल के टैरिफ के थ्रू मैं नेगोशिएशन करूँ। आपने तो देख ही लिया है कनाडा और मेक्सिको के साथ। ताकतवर देश कैसे
सबको अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, ये इसका नमूना हम देख रहे हैं। अगर ये टैरिफ लग जाते हैं तो ये हिंदुस्तान को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, और क्या सच में ये इतना डरावना है जितना ऐसा सुनने में लग रहा है? तो दो विचार हैं इस पे। कुछ लोग तो कहते हैं इतना डरावना नहीं है, जब इन टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी अमेरिका में तो इन्फ्लेशन होगा, लोग हाई हाई करेंगे, खुद लोग प्रेशर डालेंगे ट्रम्प पे और स्टॉक मार्केट भी करेक्शन में आ जाएगा, ट्रम्प खुद ही ठीक हो जाएंगे। दूसरा विचार ये है कि नहीं, ये अमेरिका जीत सकता है टैरिफ वॉर। मिसाल के तौर पे ईश्वर प्रसाद हमारे हिंदुस्तानी प्रोफेसर ही हैं कॉर्नेल में, उनका ये कहना है कि अमेरिका ऐसी लड़ाई जीत सकता है क्योंकि अमेरिका के पास व्यापार में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी भी खूब ग्रो कर रही है 3% पे। चाइना की इकॉनमी इस वक्त अच्छी तरह से नहीं ग्रो कर रही, यूरोप की तो नेगेटिव में है, जापान की भी कोई ख़ास नहीं ग्रो कर रही, और इंडिया की भी स्लो डाउन हो रही है थोड़ी पहले के मुकाबले। तो कोई कंट्री इस हालत में नहीं है कि एकदम से ट्रेड वॉर शुरू कर दे, यानी कि टैरिफ्स लगाना शुरू कर दे, क्योंकि टैरिफ लगाना शुरू कर देगा तो व्यापार कम हो जाएगा, व्यापार कम हो जाएगा तो इकॉनमी और घट जाएगी। तो अमेरिका की इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, अमेरिका के पास बड़ा हिस्सा भी है, तो वो कहते हैं कि वो अमेरिका इस वक्त, ईश्वर प्रसाद कहते हैं कि अमेरिका अगर जोर लगाएगा तो अपना मनवा सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है, अपना मनवा सकता है, लोगों के अपने टैरिफ बैरियर बढ़ा सकता है और दूसरों के कम करवा सकता है और अपना ट्रेड बढ़वा सकता है। ये उनका कहना है। तो दोनों तरह के विचार हैं, अब आखिर में देखना ही होगा कि किस तरफ आपको कौन सा विचार ज़्यादा ठीक लग रहा है? दोनों साइड में दम है, दोनों साइड में दम है। अमेरिका के पास ये है, पर मुझे लग रहा है कि अमेरिका इतना नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह ये नहीं कि अमेरिका के पास ताकत नहीं, उसकी वजह ये है कि ट्रम्प खुद का फोकस बहुत कम है। ट्रम्प बहुत ही छोटे फोकस के आदमी हैं, वो ज़्यादा दिन तक किसी चीज़ पे फोकस रहते नहीं हैं। तो अगर वो इस चीज़ पे फोकस रहे तो शायद कुछ निकाल लें, बट उनका फोकस जल्दी जल्दी इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है। और ये भी हो सकता है कि पब्लिक जो है वो इन्फ्लेशन ना सहन कर पाए। अब पब्लिक के ऊपर भी वो कितना सहन करेगी इन्फ्लेशन, कहना मुश्किल है, पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। बट हमारे लिए अगर छोटा फ़र्क भी आए तो हमारे लिए तो नुकसान ही है ना। अगर मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा, हमारा स्टॉक मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आ गया, या अगर हमारे छोटा मोटा से ज़्यादा ही आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, और अगर हमारे जीडीपी पे असर पड़ा, हमारी एम्प्लॉयमेंट पे और असर पड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है एम्प्लॉयमेंट का ये जीसीसी। हमारे नौजवान जो कॉलेजों से निकलते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं इन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टीसीएस और इन सब में। हिंदुस्तान के अंदर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अमेरिका जाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर वो नौकरियाँ कम हो जाएंगी तो आपके ऊपर हर चीज़ का असर पड़ेगा। टैक्स कम हो जाएगा आपका, टैक्स देने वाले कम हो जाएंगे, फिर आप वेलफेयर नहीं दे सकते लोगों को जो आप इतना देते हैं वेलफेयर, आप डिफेंस पे उतना खर्च नहीं कर सकते, तो हर तरह से असर पड़ेगा। और फिर इलेक्शन पे भी असर पड़ेगा। इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन को लेकर के भी खूब सारी ट्रम्प के इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं। कहीं बताया जा रहा है कि डीप स्टेट बांग्लादेश में क्या कर रहा है, कोई बता रहा है कि डीप स्टेट कनाडा में क्या करवा रहा है, ये सब चीज़ें भी चल रही, उस पर भी हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं ट्रम्प, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि इससे वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका एजेंडा दरअसल है क्या, और अमेरिका फर्स्ट में कौन कौन उनके साथ है जो उनको ये पुश कर रहा है कि हाँ भाई अब इस पे जो हम सोच रहे थे, जो 90 की आप बात बता रहे हैं, अब उस पे लग सकते हैं हम। तो अमेरिका फर्स्ट एक असल में बहुत पुराना नारा है, 1930 के दशक का नारा है ये असल में, जो ट्रम्प ने अपना लिया है। अब इसका मतलब क्या है? कुछ लोग समझते थे कि इसका मतलब ये है कि आइसोलेशनिस्ट होना चाहता है अमेरिका जो है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा अमेरिका का ज्योग्राफिया समझाना पड़ेगा। बिल्कुल समझाइए। अमेरिका जो है वो एक तरह से एक किला है, बहुत ही बड़ा किला, और उसके दोनों तरफ जो है वो समंदर है। एक तरफ तो एक बहुत ही बड़ी ओशन है जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है। यानी कि अमेरिका, और ये ओशंस ऐसी हैं कि हज़ारों किलोमीटर की ओशन है, 7-8 हज़ार एक तरफ, 8-10 हज़ार एक तरफ। तो अमेरिका बिल्कुल सेफ है, जिसे कहते हैं महफूज है। कोई उसको आसानी से हमला नहीं कर सकता अमेरिका के ऊपर, कोई आसानी से हरा नहीं सकता। उसके जो
नेबर्स हैं, उसके जो पड़ोसी हैं कनाडा और मेक्सिको, वो बहुत कमज़ोर हैं अमेरिका के मुकाबले, वो अच्छे रिलेशन चाहते हैं। तो अमेरिका को थल पे कोई डर नहीं है, इसलिए अमेरिका अपना सारा पैसा जो है वो हथियार में, हवाई जहाज़ में, नौसेना में लगा सकता है। और उसके लिए अमेरिका के पास इतनी अब टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसकी शुरुआत असल में 19वीं सदी से होती है कि अमेरिका इतना अमीर और समृद्ध बना कैसे। तो इसके कई वजूहत हैं। एक तो अमेरिका के पास बहुत बड़ा लैंड मास है। पूरा जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है ईस्ट से वेस्ट कोस्ट अमेरिका का, मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड मास है। वो ज़्यादातर लैंड मास जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, उस पर आप ग्रो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी रिवर्स हैं और वो नेविगेबल रिवर्स हैं। उन रिवर्स में आप जहाज़ चला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गुड्स। अमेरिका के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है जिसमें बहुत सारे डीप सी पोर्ट्स हैं, यानी कि आप उन रिवर्स से लाके, उन नदियों से लाके गुड्स उन डीप सी पोर्ट से बाहर भेज सकते हैं। वेस्ट कोस्ट से आप एशिया की तरफ भेज सकते हैं, ईस्ट कोस्ट से यूरोप की तरफ भेज सकते हैं। तो अमेरिका इमिग्रेशन करता रहा जब से शुरुआत हुई अमेरिका की 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में। तो आबादी बढ़ती गई, ज़मीन और फैलता गया अमेरिका पूरी की पूरी ज़मीन पे, उपजाऊ होती गई, उसमें एग्रीकल्चर लगाता गया, स्लोली इंडस्ट्रियलाइज होता गया, एजुकेट करता गया अपने आप को, ह्यूमन कैपिटल जिसे कहते हैं, लोगों का एजुकेशन लेवल राइज़ करता गया। तो अमेरिका का GDP बहुत तेज़ी से राइज़ किया। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो अमेरिका की फ्री मार्केट इकॉनमी है, यानी कि अमेरिका अपनी इकॉनमी के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता सरकारी। तो और पैसा सबके पास था। एक मिडिल क्लास कंट्री फ्रॉम द बिगनिंग, यानी शुरुआत से अमेरिका एक मिडिल क्लास मध्यवर्गीय, कभी गरीब नहीं रहा अमेरिका। तो यानी कि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी था। तो इस बड़े कंज्यूमर मार्केट में एजुकेटेड लोग, खूब सारे उपजाऊ ज़मीन, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत कम, तेल भी निकलता था अमेरिका में शुरू से ही, 18वीं 19वीं सदी से ही। तो अमेरिका के पास हर वो चीज़ थी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो सकती है, और कोई लगाम नहीं था कि वो कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो करते हों या कोई रिस्ट्रिक्शंस हों। तो खूब खुल के इकॉनमी, लेबर मार्केट भी फुल्ली फ्लेक्सिबल थे, तो खूब खुल के हुआ और पूरी दुनिया का टैलेंट आ गया वहाँ पे, पूरी दुनिया से लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक इमिग्रेंट सोसाइटी थी। तो उससे जो ताकत बढ़ी, अमेरिका ने 1870 के आसपास या 80 के आसपास इंग्लैंड को ओवरटेक कर लिया। 85-90 के आसपास जर्मनी को ओवरटेक कर लिया। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ है 1914 में, अमेरिका की इकॉनमी ऑलरेडी जर्मनी की 2.5 गुना थी। बताइए। और अमेरिका की इकॉनमी 1940 में जापान की 10 गुना थी। जब जापान से जंग हुई तो जापान की 1/10वां हिस्सा थी जापान की इकॉनमी अमेरिका के, 10 टाइम्स लार्जर थी अमेरिका की इकॉनमी। तो अमेरिका मतलब इतना बड़ी इकॉनमी बन गया था। और जो आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसी से आपकी युद्ध की स्थिति बनती है, क्योंकि वही फैक्ट्रियां जो जहाज़ बनाती हैं और कारें बनाती हैं, वही फिर टैंक बना सकती हैं और लड़ाकू विमान बना सकती हैं। तो अमेरिका ने उन सारी फैक्ट्रियों को फिर लड़ाकू चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो अमेरिका जो था वो, अमेरिका की वजह से ही एलाइज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते, अमेरिका की वजह से ही एलाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते, क्योंकि अमेरिका का उद्योग इतना ज़्यादा था कि जीतना बहुत मुश्किल था किसी ऐसे मुल्क के। तो अमेरिका जब उठा तो 1930 के शतक में ये हुआ कि भाई हम इसको अमेरिका फर्स्ट का नारा उठा कि भैया हमें ज़रूरत नहीं है किसी और की, हम क्यों पढ़ें दुनिया के मामलों में, हम खुश हैं अपने में, हमारे पास, हम समृद्ध हैं, हमारे को कोई छू नहीं सकता, हम यहीं रहेंगे और मज़े करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है लोगों के पढ़ने में। पर हुआ क्या कि जब जर्मनी और जापान जीतने लगे तो अमेरिका को आना ही पड़ा। जापान ने तो फिर अमेरिका के ऊपर ही युद्ध कर दिया था पर्ल हार्बर में, पर उससे पहले जर्मनी भी जीत रहा था, पर अमेरिका सोच रहा था आने की और आना चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर जर्मनी पूरा जीत जाता यूरोप और जापान पूरा जीतता था तो उसके बाद फिर वो अगला अमेरिका पे ही हमला करते। जब वो इंग्लैंड को हरा देते, जब वो रशिया को हरा देते, तो अमेरिका अपने प्रोटेक्शन के लिए आया दुनिया में। पर आप कहेंगे तो चलो हरा दिया उनको, जर्मनी को और जापान को 45 में, तो उसके बाद फिर क्यों अमेरिका? क्योंकि उसके बाद फिर रूस का डर होने लगा उनको ये डर था कि रूस जो है वो कम्युनिज्म फैलाना चाहता है, और जब रूस यूरोप पे फतह कर लेगा, पूरे यूरोप में कम्युनिज्म फैला देगा, तो फिर वो अमेरिका पे कम्युनिज्म, उस डर से उन्होंने कहा कि नहीं, यूरोप अब जैसे जर्मनी और जापान को हराया लड़के, वैसी रूस को हराएंगे, पर रूस के अगेंस्ट हम एक पॉलिसी फॉलो करेंगे कंटेनमेंट की, उसको कंटेन करेंगे, नहीं तो पूरे दुनिया पे कम्युनिज्म छा जाएगा और हमारा जो सिस्टम है यानी कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी वो हार जाएगा। तो अमेरिका
अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया, और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका आया था मैदान में, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी जीत जाए। जर्मनी जिस वक्त अमेरिका आया है 1917 में, जर्मनी जीतने वाला था। अगर अमेरिका नहीं आता 1917 में तो जर्मनी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया तीनों को हरा देता, बिल्कुल, और वो काबिज हो जाता पूरे यूरोप पे। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई और हेजेमोन बने, कि कोई और विश्व सुपर पावर बने जो हम जिससे हमको खतरा हो। तो अपने बचाव में अमेरिका उतरा हर बार, पहली विश्व युद्ध में भी, दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका, चाहे कोल्ड वॉर जिसे रशिया के साथ हुई, अपने बचाव में उतरा। अब बात होने लगी जो मैंने बताया आपको 1990 के दशक में, कि अब जरूरत क्या है हमें, अब कोई हमारा खतरा ही नहीं है। अब तो सोवियत यूनियन को भी हरा दिया हमने, सही बात, और सब हार चुके, तो अब हमें क्या ज़रूरत है। तो ये बातें होने लगी थी, पर जो एलीट था अमेरिका का, जो टॉप के लोग थे, पॉलिसी मेकर जो थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, हमें दुनिया में डेमोक्रेसी फैलानी, नहीं, हमें अपनी हेजेमोनी मेंटेन करनी है, अपनी सुपर पावर स्टेट मेंटेन नहीं, हमें एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, यानी हमें एक वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जिसमें फ्री ट्रेड हो, डेमोक्रेसी हो। तो पर जो नीचे के लोग थे, जिनको ट्रंप रिप्रेजेंट करता है, और एक आदमी और है जो ट्रंप के शुरू से सपोर्टर रहे हैं, उनका नाम है स्टीव बैनन। वो अमेरिका के एक पॉलिटिकल इंसाइडर हैं, जो एक न्यूज़ चैनल चलाते थे, ब्रेटबार्ट न्यूज़ करके। अच्छा। वो रिप्रेजेंट करते हैं ये इनर अमेरिका की जो आवाज़ है, कि नहीं, वो कहते थे कि नहीं, हमें जो है डोमेस्टिकली फोकस करना चाहिए। $900 बिलियन का क्यों है हमारा डिफेंस बजट, ये पैसा कम करो, हम पे खर्च करो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना फ्री हेल्थ केयर है, ना कुछ है हमारे पास। और यूरोप के लोग एंजॉय करते हैं फ्री हेल्थ केयर, क्योंकि हम उनकी सिक्योरिटी के लिए पे करते हैं। ईस्ट एशिया के लोग एंजॉय करते हैं फ्री हेल्थ केयर और फ्री सब्सिडीज़, हमें नहीं मिलती, हमारे लोग की नौकरियां जा रही हैं। तो बात ये हुई कि नहीं भाई, हम बाहर इतना नहीं खर्च करेंगे, हम बाहर के लोगों को फ्री ट्रेड नहीं देंगे, हम खुद अपने लोगों पे फोकस करेंगे। उनकी जो आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है, उनकी जो नौकरियां जा रही हैं, वो जो ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं फेंटेनिल पे, उनकी हम आर्थिक स्थिति बेहतर करेंगे। तो अमेरिका फर्स्ट का नारा उठने लगा था। इसको चरम सीमा पे ट्रंप लाए, पर ये नारा था, ये अंदर से एक अंडरकरंट था। ट्रंप ने नहीं किया है, जिसे कहते हैं ना, ट्रंप जो है वो बीमारी की जड़ नहीं है, वो बीमारी का सिम्टम है। ट्रंप इज नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज, ही इज द सिम्टम ऑफ द डिजीज। आपको बुखार आता है, इसका मतलब ये नहीं कि बुखार की वजह से आप बीमार हुए हैं, अंदर कुछ जरासीम थे जिसकी वजह से आप बीमार हुए। बुखार उसका एक सिम्टम है, ट्रंप उसका एक सिम्टम है। अंदर जो उन्होंने 75 मिलियन वोट उठाए हैं ना, 51% वोट जो उठाए, वो अंदर से एक आवाज़ आ रही है अमेरिका का जो वर्किंग क्लास है, जो मध्य वर्ग है, उनकी आवाज़ आ रही है इनर अमेरिका की। ये नारा अभी जो हम देख रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका अगला चरण ये आता है कि यूएस एड जो था वो बंद कर दिया गया। तो इससे यहाँ पे 2 सवाल हैं। जब पहली बात आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि हेजेमनी अमेरिका चाहता था कि भाई वो मेरी बनी रहे, तो आपको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? आप जब एड दे रहे हैं, आप लोगों को पैसा खर्चा करने के लिए दे रहे हैं कि भाई लो, फला देश तुम्हारे पास हेल्थ केयर नहीं है, चलो हम दे रहे हैं, तुम एजुकेशन में पीछे हो, चलो हम दे रहे हैं, तुम्हें सैन्य सुरक्षा चाहिए, हम दे रहे हैं। तो अब अगर आप ये बंद कर देंगे तो एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है हम अमेरिका के पास में कि यूएस एड बंद करने के बाद भी ये सब हमको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, मेरी हेजेमनी वैसे ही बरकरार रहेगी? क्योंकि हेजेमनी से तो अब भी समझौता नहीं करेगा अमेरिका, जैसा मुझे लगता है और जैसा कहा जा रहा है। ये आपने जो है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। ये जो है, ये आपने जो पूछा, ये सबसे डीप क्वेश्चन है। तो बहुत से लोग पहले ये कहते थे कि ट्रंप जो है वो रियलिस्ट है। एक रियलिस्ट एक टर्म है जो यूज़ होती है फॉरेन पॉलिसी में, कि भाई हम जो हैं वो सिर्फ अच्छे दिल के नहीं हैं, हम जो हैं वो अपने फ़ायदे देखेंगे, हम फ़ायदों पे करते हैं मामला। पर अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप असल में रियलिस्ट है नहीं, क्योंकि वो जो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं वो रियलिस्ट करेगा नहीं। वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल आदमी है, यानी मेज़ पे पैसे रखे हुए हैं, थोड़े से बचे हुए पैसे, तो वो सारे पैसे अभी बटोलना चाहते हैं। जैसे हम अगर आपके साथ नेगोशिएट करेंगे, कुछ डील करेंगे, तो इस तरह से डील करेंगे कि कुछ आपके पास भी पैसे बचे हैं, कुछ हमारे पास भी पैसे बचे हैं, तब जाके समझौता हो तो बढ़िया रहेगा। वो बेहतर रहता है जब रिपीटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, जब हम और आपका बार बार लेन देन होगा। ट्रंप बार बार के लेन देन का सोचते नहीं इतना, वो वन टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं। शायद मैं आपको कल फिर कभी ना देखूं, तो इस वक्त जो मैं उठा सकता हूँ उठा लूँ अभी मेज़ पे से।
ये रियलिज्म नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल व्यू है। तो ट्रंप और उनके जो साथी हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि भाई हम जो अभी फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें, और इसमें हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाए अमेरिका को। एक्चुअली जो पहले पॉलिसी चल रही थी वो एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ थी। एक लंबी दिशा, एक लंबी आयु तक की फ़ायदे की चीज़ें देखती थी, ये नहीं कि कल का फ़ायदा हो जाए बस। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि USAID से बहुत फ़ायदा था अमेरिका को। एक अमेरिका की एक सॉफ्ट इमेज थी, जहाँ पे लोग गरीब हैं, जहाँ लोग मुश्किल में हैं, उनकी मदद करता था अमेरिका। तो अमेरिका सिर्फ इस तरह से नहीं देखा जाता था कि एक मिलिट्री सुपर पावर है या सिर्फ एक तानाशाही मुल्क है जैसे चीन है या कोई रूस है। अमेरिका देखा जाता था कि लोगों की मदद भी करता है। और अब वो अपना नुकसान कर रहे हैं इस तरह से, USAID को जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। हालांकि नीचे के कोर्ट्स ने अभी रोका हुआ है, बट कितने दिन तक रोक पाते हैं कोर्ट्स ये कह नहीं सकते। अगर ये हुआ और USAID पूरी तरह से ही बंद हो गया, अभी तो थोड़ा बहुत ही बंद हुआ है, अभी पूरी तरह से अगर बंद हो गया तो नुकसान होगा अमेरिका की इमेज को। इसी तरह से जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ, जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है, आप उनके साथ रोज़ ट्रांजैक्शन करेंगे, रोज़ आप उनके साथ मिलेंगे, तो अगर ट्रस्ट चला गया, अगर भरोसा चला गया, तो आप आगे कैसे करेंगे उनके साथ? आप चाह रहे हैं कि एक बार में एक शॉट में निकाल लें, तो ये चलेगा नहीं। कुछ लोगों का अलग व्यू है, वो कहते हैं कि नहीं भाई, ट्रंप ने इस तरह से किया ताकि ड्रग्स आना बंद हो जाए और इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाए। ट्रंप का ये है पहला, और ये लोग अब कह रहे हैं कि हम करेंगे इस पे काम। USAID कैसे इस पे कैसे असर करता है? हाँ, USAID पे आता हूँ मैं। तो अच्छा, पहले मैं मेक्सिको और कनाडा की बात बता रहा हूँ कि लोग क्यों कहते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे हमारा इमिग्रेशन बंद हो जाएगा, इलीगल, और ड्रग्स आना बंद हो जाएंगे, तो हमें इससे फ़ायदा होगा। और गुड्स के ऊपर टैरिफ्स जो है, व्यापार के ऊपर ट्रंप इतना सख्त रवैया नहीं रखेंगे, उस पर वो ठीक हो जाएंगे। पर वो चाहते हैं कि ये चीज़ें वो व्यापार को एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि और चीज़ें मिल सकें, इमिग्रेशन मिल के ऊपर कंट्रोल आ सके और इसके ऊपर कंट्रोल आ सके। पर वो असल में व्यापार पे ढीले पड़ जाएंगे या सॉफ्ट पड़ जाएंगे कुछ दिनों के बाद। अभी वो बस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि और चीज़ें मिल सकें। कई लोगों का यही कहना है कि वो पहले टैरिफ का ऐसा झटका दे रहे हैं कि उसके बाद बाकी जो भी उन्हें नेगोशिएशन करना हो इजीली हो जाए। पर छोटी जो इकोनॉमीज हैं वो जोर का झटका ले नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? सही बात कि वो तो है 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनके लिए जो हल्का झटका है 3 महीने का झटका, वो तो फिर भी झेल जाएंगे। बहुत से मुल्क नहीं झेल पाएंगे। अब USAID का जैसे आपने कहा, कुछ लोग बेचारे हैं जो गरीब मुल्कों में, जिनके पास एड्स की बीमारी की दवाइयाँ नहीं है, जिनके पास कहीं पे सिविल वॉर चल रही है, कहीं पे कुछ और चल रही है, खाना जंगी चल रही है, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, तो USAID प्रोवाइड करता था वो। तो उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो इससे कितना पैसा बच रहा है? पूरे USAID का बजट $40 बिलियन का है, ठीक है। अमेरिका का डिफेंस बजट $900 बिलियन का है, ठीक है। अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की है। तो $40 बिलियन कितना कम है, आप समझिए, कुछ भी नहीं है। मतलब आप समझिए कि 0.05% भी नहीं होगा अमेरिका की इकोनॉमी का। आप उतने से पैसे के लिए, वही है ना कि आप पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश जो कहते हैं। और ये सब करवाने में अभी जो एक व्यक्ति, बिलियनियर एलन मस्क, जिनका नाम आ रहा है, जिनको कि अब तो डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है, डॉज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि भाई हम सब पैसे बचवाएंगे और फिर उसके बाद, मतलब ये डिपार्टमेंट ही पूरा बना दिया गया। तो एक तो बिलियनियर मस्क साहब के बारे में बताइए कि कैसे उनको इस सरकार में शामिल कर लिया गया, और एक उद्योगपति, उसका क्या रोल है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, और जो आने के बाद जो कर रहे हैं मिल करके, उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। इलॉन मस्क जो है वो बहुत ही दिलचस्प इंसान है और इसके बहुत कम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे दुनिया के इतिहास में जो अभी हो रहा है अमेरिका में। यानी कि पहले भी अमीर लोगों ने इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, हिंदुस्तान में भी देते हैं, अमेरिका में भी दिया है, हर जगह देते हैं, रूस में भी दिया, हर जगह देते हैं। पर इस तरह से, जिस तरह से इलॉन मस्क हावी हो गए हैं पॉलिसी के ऊपर, सरकार के चलने के ऊपर, ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा। इलॉन मस्क अमीर आदमी थे, उन्होंने $250 मिलियन के करीब खर्च किया
प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन पे। पहले तो वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहा करते थे और फिर वो उनसे परेशान हो गए। लोग कहते हैं इसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि डेमोक्रेट जो थे वो आईटी इंडस्ट्री को, टेक इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहते थे, जिससे वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आज़ादी नहीं दे रहे ये, इसलिए वो शिफ्ट हो गए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनके कुछ इस तरह के भी ख्यालात हैं कि जो हैं वाइट नेशनलिस्ट हैं वो, यानी कि एक तरह से उनको लगता है कि मेन और वाइट सफ़र कर रहे हैं और वो इसके ख़िलाफ़ हैं कि ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा लिबरल है। जो भी वजूद हैं वो चले गए ट्रंप की तरफ। जो उन्होंने पैसा दिया उससे ट्रंप को फ़ायदा तो हुआ, पर ट्रंप इलॉन मस्क की पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वो सब उनको लग रहा है कि ये आदमी जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतना कामयाब है, और क्योंकि ख़ुद ट्रंप व्यापार के आदमी हैं, धंधे के आदमी हैं, उनको उन आदमियों से बहुत इम्प्रेशन होता है, बहुत मुतासिर होते हैं जिन्होंने कामयाबी की हो बिज़नेस की दुनिया में या कंपनियों में। तो क्योंकि इलॉन मस्क ने इतना पैसा कमाया है, वो उनको लगता है कि यार ये ज़रूर जीनियस होगा ये आदमी। तो वो उनको कह भी रहा है कि भाई तुम सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती है, मैं काट सकता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने ट्विटर में यूँ कट किया पैसा, मैंने वहाँ यूँ कट किया पैसा, मैं सरकार को एफिशिएंट बना दूँगा, बस मुझे करने दो, मैं कर दूँगा। तो रिपब्लिकन्स में ये भी रहा है कि भाई गवर्नमेंट का बजट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का बजट कट करना चाहिए। ये पुरानी एक विचारधारा रही है कंजर्वेटिव्स में। रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव हैं और टैक्स कट करना है, हमें टैक्स कट करना है। भाई अगर टैक्स कट करना है तो खर्चा भी कट करना होगा, आमदनी कम होनी है तो खर्चा भी कम होना है। तो इलॉन मस्क ने उनसे कहा है कि हाँ मैं टैक्स भी आपका कम कटवा दूंगा। ट्रंप जो है वो टैक्स के ऊपर फोकस्ड हैं, तो अगर टैक्स कट करना है तो फिर खर्चा भी कट करना है, तो इसलिए इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैं खर्चा कट करवा दूंगा। अब इलॉन मस्क का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है नहीं इसमें मामले में। उन्होंने आए, ट्विटर टेक ओवर किया और ट्विटर जैसी टेक ओवर किया उसकी वैल्यू आधे से भी कम हो गई। उन्होंने खर्चा कट किया, पर खर्चा कट करते ही उसकी जो उसकी आकर्षकता थी ट्विटर की, एक्स बन के वो बहुत कम हो गई, उसकी वैल्यूएशन कम हो गई क्योंकि उसकी आकर्षकता कम हो गई। तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ खर्चा कम करने से। उन्होंने कई लोगों को फायर किया, खर्चा कम किया, पर अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ या नहीं, आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज़ हुई कि नहीं, आपकी क्या कंपनी की वैल्यू है जो होती है अगले 10-20 साल की कमाई के ऊपर निर्भर। उससे नुकसान हुआ इलॉन मस्क के टेक ओवर से। अब इलॉन मस्क वही स्ट्रेटजी गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं चलते कि कल इन लोगों को फायर कर दिया, कल क्यों? क्योंकि फिर आप सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, ना आप मेडिकेड प्रोवाइड कर पाओगे, ना आप पोस्टल सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, ना आप यूएसएआईडी को जैसे आपने कट किया आपकी ग्लोबल इमेज के ऊपर। यूएसएआईडी को कट करना भी डोज के तहत ही किया गया है। एक डोज के तहत ही किया गया, पर जैसे मैंने बताया ये मांग असल में है बहुत पुरानी। मैं जब अमेरिका में था सन 2000 में, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में एक औरत मिली जो अमेरिकन थी, ग्रामीण रूरल एरिया से। अब वो थी मुझसे बहुत बड़ी, मैं तो लड़का था 22-23 साल का, और ये वो थी मेरे ख्याल से उस वक्त 40 साल की रही होंगी। उनसे मेरी कुछ बातचीत हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, यूएस को सारा फॉरेन एड कट कर देना चाहिए। तो मैं बहुत हैरान हुआ। उस वक्त तो मैं बच्चा ही था, तो मैं जानता भी नहीं था और मैंने कहा यार ये इतने लोगों के ऊपर, इतने गरीब लोगों पे इतना असर होगा, मैं बहुत हैरान हुआ। उन्होंने कहा हाँ वो भी कट होना चाहिए, और हम जो ये नेशन बिल्डिंग करते हैं, बाहर जाके फ़ौज भेजते हैं, वो भी बिल्कुल कट होनी चाहिए। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी कट होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जहाँ फ़ौज इंटरवीन करती है अगर जेनोसाइड हो रहा होता है वो भी बंद होना चाहिए, और डिफेंस बजट भी कट होना चाहिए, और वो पैसा हमारे ऊपर लगना चाहिए। अब मैं उस वक्त समझ नहीं पाया ये क्या कह रही हैं, पर अब हल्के हल्के उसके बाद मैं समझा कि वहाँ पे भी हालात अच्छे नहीं थे। मिड वेस्ट में, इनर अमेरिका में हालात अच्छे नहीं थे। अब मैं समझा कि वो क्यों चाह रही हैं। भाई वो कह रही हैं कि ये सब एलिट लोग कर रहे हैं, यानी कि एलिट्स बाहर पैसा भेज रहे हैं, ऊंचे वर्ग के लोग, और हमारे ऊपर नहीं करते। हम टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर सारा भार पड़ता है। जो स्टीव बैनन आजकल बातें कर रहा है, वो बातें आज से 25 साल पहले अमेरिका में हो रही थी। तो ये नहीं है कि इलॉन मस्क ने सिर्फ ये क्रिएट किया है कि यूएसएआईडी कट कर दो। ये एक नीचे से एक आवाज़ थी, ये डिमांड थी बहुत पुरानी, 25-30 साल पुरानी। पर हाँ, इलॉन मस्क ने किया और बहुत बुरी तरह से किया है इसको कट, कि जाते ही उन्होंने लोगों को फायर करना शुरू कर दिया, उनके पेमेंट्स रोक दिए।
ये विचारधारा है कुछ लोगों की अमेरिकन सरकार में कि हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपने कहा हेजेमॉन बन सकते हैं सिर्फ मिलिट्री ताकत के ऊपर, सिर्फ अपनी युद्ध सेना के ऊपर हम निर्भर करके हम हेजेमॉन बन सकते हैं, जो भी सही है एक तरह से बन सकते हैं क्योंकि इतनी ताकत है, इतनी इकोनॉमिक पावर है, इतनी मिलिट्री पावर है। मैं बताता हूँ, एक ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन है अमेरिका की, एक ओहायो क्लास, ठीक है ना, उसके पास 96 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, यानी एक ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन पूरा चीन निकाल सकती है, पूरे चीन को तबाह कर सकती है सिर्फ एक ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। अमेरिका के पास ऐसी 18 सबमरीन्स हैं, बताइए, न्यूक्लियर सबमरीन। तो ताकत इतनी ज़्यादा है कि कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो उनको लगता है कि फिर हमें क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा बाहर खर्च करने की इन चीज़ों पे। तो उनको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर USAID बंद होता है तो क्या, ये विचारधारा है। वो लोगों के दिल जीतना नहीं चाहते अब। वो कह रहे हैं पैसे बचाओ और अंदर खर्च करो और टैक्स रिबेट दो। और पिछली बार जो टैक्स रिबेट दिया था वो सभी को दिया था, पर ज़्यादा फ़ायदा अमीरों को हुआ। तो उम्मीद ये है कि बिलियनर्स को और फ़ायदा होगा, इलॉन मस्क जैसे, उनको और भी टैक्स कट मिलेगा। अच्छा, अभी की क्या मतलब US की क्या टैक्स की क्या स्थिति होती है, कैसे कुछ वहाँ का क्या सिस्टम है? तो टैक्स जो है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, फिर एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसको इनकम टैक्स हम कहते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस में माने जाते हैं। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो सेल्स टैक्स, जैसे वैट कहते हैं हम, वो अमेरिका में कम है। अमेरिका में डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं। और फिर एक ड्यूटीज़ और टैरिफ से आता है पैसा थोड़ा बहुत। फिर अमेरिकन सरकार कुछ लोन उठाती है, अपने बॉन्ड्स इशू करती है, उससे बोरिंग से आता है पैसा। अमेरिका को कुछ फ़ायदा इससे भी मिलता है कि अमेरिका की करेंसी जो है वो ग्लोबल करेंसी है, US डॉलर। तो ये मूव है कि भाई टैक्स कम करो, भाई टैक्स कम करो। ट्रंप आए थे पिछली बार तो उन्होंने टैक्स कट दिया था, पर वो टैक्स कट एक लिमिटेड आयु के लिए थे, कुछ सालों के लिए थे, और वो अब इस टर्म में ख़त्म होने वाले हैं। तो ट्रंप उनको रिन्यू करना चाहते हैं उन टैक्स कट को, और भी ज़्यादा टैक्स कट देना चाहते हैं अगर मुमकिन हो तो। पर वो इस पर निर्भर है कि आपका खर्चा कितना है और आपकी टैक्स रेवेन्यू कितना है, दोनों, आपकी आमदनी कितनी है और ख़र्चा कितना है। क्योंकि अगर उसके बीच में गैप बढ़ जाएगा, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो क्या होता है कि एकदम से इन्फ्लेशन होने लगता है इस मुल्क में। तो आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते फ़र्क दोनों के बीच में। तो विद इन अमेरिका यही चीज़ बोली जा रही होगी कि अगर हम एड वगैरह बंद करें तो इससे हम अल्टीमेटली अपनी जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो जनता भी खुश है, मतलब इससे तकलीफ तो सिर्फ उन्हें है जिनकी एड बंद हो रही है। दो बातें हैं इसमें, बिल्कुल एक तरह से तो आपने सही कहा, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन्हीं को है, वो तो बेचारे मरे जा रहे हैं। पर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है। मार्जिन ज़्यादा नहीं है। 51% लोगों ने वोट किया, यानी कि 49% ने तो नहीं किया। मोटा मोटा समझिए 50% ने नहीं किया। तो वो खुश हैं कि नहीं इन पॉलिसीज से, पता नहीं। और जिन्होंने किया भी है वो भी सबके सब खुश हैं कि नहीं, ये नहीं पता अभी। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, उसके अलावा चलो लोग बाहर के बारे में नहीं सोच रहे, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, पर कुछ फ़ायदा अपना कुछ लोगों को ऐसा था कि मिसाल के तौर पे अमेरिका बहुत सारा USAID जो पैसा बाहर देता था वो देता था पैसे के रूप में नहीं बल्कि अनाज के रूप में, US फार्म प्रोडक्ट्स के रूप में। तो वो फार्मर्स जो वो चीज़ें बनाते थे, वो अनाज बनाते थे, उनको तो नुकसान हो गया। अब अमेरिका नहीं खरीद रहा उनसे, उन फार्मर्स को तो हिट हो गया। वो अमेरिकन फार्मर ही तो थे जो अनाज देते थे अमेरिकन सरकार को, जो बाहर अमेरिकन सरकार एड में देती थी। और वो अमेरिका में ट्रंप के वोटर्स थे, वो रिपब्लिकन वोटर्स थे। तो एक तरह से अपना ही नुकसान कर रहे हैं वहाँ पे भी। तो अब कब तक पब्लिक ये सहेगी, ये बढ़ते हुए टैरिफ्स, ये बढ़ते हुए प्राइसेस, ये घटती हुई नौकरियाँ, ये सब चीज़ें कब तक लोग सहेंगे? अगर इनका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ अमेरिका के ऊपर तभी ट्रंप को सपोर्ट मिलेगा, वरना हो सकता है कि ट्रंप की पब्लिक, उनके वोटर भी उनके खिलाफ हो जाएं, ये भी मुमकिन है। क्योंकि उनको भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक उद्योगपति मस्क बिलियनियर आया, उसने आपको सपोर्ट किया, आपको खुला समर्थन दिया, अपने प्लेटफॉर्म X के थ्रू पूरा समर्थन दिया, पैसे दिए, आपको चुनाव लड़वाया। अब आज की तारीख में वो अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वो व्हाइट हाउस में, मतलब वो पहले मिलने जा करके पहले मस्क से, है ना, और परिवार के साथ पूरे मिल रहे हैं। हर जगह पर, हर सरकार से आज के टाइम पर मस्क डायरेक्ट बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ें बोल रहे हैं, बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक समय बाद आकर के ट्रंप और मस्क के बीच में ही चीज़ें ऐसे हो जाएं कि मस्क चैलेंज दे दें ट्रंप को? क्या इसकी भी संभावनाएं हैं या फिर ये सब हवाबाजी है? ये बिल्कुल मुमकिन है, वो है ना
वो हमारा एक कैफी आज़मी का है ना गाना गुरुदत्त की फिल्म में कि देखी ज़माने की यारी, हाँ बिछड़े सभी बारी बारी, मतलब की दुनिया है सारी। जी। तो ये भी मुमकिन है साहब कि एक दिन इन दोनों के बीच में, क्योंकि ट्रम्प जो हैं वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि मैं ही हूँ यहाँ का बादशाह, मैं ही हूँ ऑप्टिमस प्राइम, मैं ही हूँ जो नंबर 1 पे है और मेरा मुकाबला कोई कर नहीं सकता और ना कोई करना चाहिए। तो ये कि वो बर्दाश्त करेंगे कि ट्रम्प इतना ज़्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, मस्क का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, तो वो बर्दाश्त करेंगे ट्रम्प क्या मस्क का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस। मिसाल के तौर पे जैसे आप कह रहे हैं, वो कभी तो बैठे होते हैं फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, कभी वो ईरान के एम्बेसडर के साथ बैठे होते हैं, कभी वो नेगोशिएट कर रहे होते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, कभी जापान के, चाइना के हेड ऑफ स्टेट्स के साथ। तो ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, और अगर लड़ सकते हैं तो इसमें नुकसान इलॉन मस्क का है, ट्रम्प का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क की जो कंपनियां हैं उनका स्टॉक प्राइस आसमान छू रहा है इस वक्त, और उसका ज़्यादातर वजह यही है कि उनकी दोस्ती और करीबी ट्रम्प के साथ। तो लोगों को लगता है मार्केट में कि ये अपने फ़ायदे में पॉलिसीज़ बना लेंगे और इनका स्टॉक और जाएगा, तो लोग ख़रीदने को तैयार हैं। जिस दिन ये दोस्ती टूटी और ये नहीं बनी रही, इनकी स्टॉक प्राइस गिरेगा, इनकी कंपनियों को नुकसान होगा। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब चीन के साथ भी कैसे डील करेंगे ट्रम्प, और टैरिफ्स कैसे लगाएंगे और मुल्कों के ऊपर। इलॉन मस्क का टेस्ला जो है उसका आधे से ज़्यादा रेवेन्यू जो है, कमाई जो है, वो अमेरिका के बाहर से आती है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से आता है। तो किस तरह से आप उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, किस तरह से आप उनके साथ व्यापारी संबंध को ख़राब करेंगे? इलॉन मस्क का डायरेक्ट नुकसान हो जाएगा। तो बेशक ये मुमकिन है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं इसकी, बल्कि मुमकिन नहीं है, ये निश्चित है कि इनकी एक दूसरे से होगी लड़ाई, और जिस दिन होगी तो नुकसान इलॉन मस्क को होगा, और जो अभी आसमान में उड़ रहे हैं ना, वो ज़मीन पे गिरेंगे। भारत के पर्सपेक्टिव से हम एक बात समझना चाहते हैं कि जो अभी इस वक्त इंडिया के आसपास के देश हैं, सब जगह पे बहुत टर्मोइल सिचुएशन बनी हुई है। मसलन बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे शेख हसीना को हटा करके मोहम्मद यूनुस आए हैं वहाँ पर। पहले यहीं से बात ले लेते हैं कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे भी ये कहा जाता है कि अमेरिका का हाथ रहा है, वहाँ की सरकार को भी हटाने में चीज़ें रही हैं। पहले शेख हसीना से कुछ डिमांड्स की गई, उसको शेख हसीना ने जब नहीं माना तो उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस को ला करके वहाँ बैठा दिया गया। तो क्या भारत के आसपास की जियोपॉलिटिक्स ट्रम्प के आने के बाद बदल रही है? वो भारत के लिए किस तरीके से देखी जानी चाहिए? क्या वो बेहतर है, नहीं बेहतर है? ये सब पॉपुलर मीडिया की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि अमेरिका ने बांग्लादेश में इंटरफियर किया, ना तो अमेरिका ने बांग्लादेश में इंटरफियर किया। अमेरिका जो है अपने बराबर जो बैठा हुआ है, क्यूबा, उसकी सरकार बदल नहीं पाया पिछले 60-70 साल में। अमेरिका चाहते हुए पिछले 25-30 साल से वेनेजुएला की सरकार नहीं बदल पाया। अमेरिका वहाँ बैठा हुआ इतना फ़िक्रमंद है बांग्लादेश के बारे में, जो इतना छोटा सा मुल्क है, कि उसकी सरकार बदल देगा? नहीं, ना अमेरिका ने किया। वो उनका इंटरनल डायनामिक्स है, उनकी अंदरूनी हालात हैं। और ख़बर ये है कि अभी लेटेस्ट जो यूएन का फिगर आया कि 1,500 आदमी मार दिए थे शेख हसीना ने, जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें। वो 14-15 साल से वहाँ तानाशाह की तरह थी, सारे इलेक्शन रिग करवा रही थी। रिपोर्ट्स आती हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC और हर जगह की, इन्होंने तहखाने बना रखे थे, ऐसे तहखाने बना रखे थे जिसमें लोगों को रोशनी नहीं मिली थी देखने को, सालों से लोग बंद थे उनके तहखानों में। तो वो एक अंदरूनी मामला था। क्या ट्रम्प इंटरफेयर करेंगे? ट्रम्प इतना जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है नहीं, मतलब पावर और पॉलिटिक्स उसमें इंटरेस्टेड इतने हैं नहीं, वो ज़्यादा व्यापार में इंटरेस्टेड हैं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा कि बांग्लादेश में क्या हो या हिंदुस्तान में क्या हो या पाकिस्तान में क्या हो। लोग ये उड़ाते हैं, और पहले लोग यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ ट्रम्प आएंगे, हिंदुस्तान का बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हिंदुस्तान का फ़ायदा नहीं होने वाला। ना वो कुछ ऐसे फ्री में हथियार देने वाले हैं, ना कोई वो हमारे साथ ऐसा व्यापार करने वाले हैं कि जिससे हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। ये उड़ाया हुआ था यहाँ मीडिया में लोगों ने। इसी तरह से पाकिस्तान में लोगों ने उड़ाया हुआ था कि वो आएंगे तो इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे और पूरी पलट जाएगी, तख्ता पलट जाएगा पाकिस्तान में। ऐसा कुछ नहीं होने
वाला, ना वो इमरान खान में इंटरेस्टेड है, ना वो उसको आज़ाद करने में इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड है मोटा मोटा अपने व्यापार में, खलास, और कुछ नहीं। धंधा कहाँ से बनेगा? धंधे के आदमी धंधे में इंटरेस्टेड है। उनको ये देखना है कि भैया तुम हमसे लेते हो कि नहीं, और हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, तुम हमें दो। अब हमने तुम्हें बहुत दे दिया, उनका ये विचार है। तो ना पाकिस्तान का फ़ायदा करने वाले, ना बांग्लादेश का, ना हिंदुस्तान का, ना श्रीलंका का। पर एक तरह से उनका असर पड़ सकता है हमारे ऊपर। कैसे? वो पड़ सकता है अगर रूस के साथ युद्ध बंद हुआ, बल्कि 3 तरीके से पड़ सकता है। एक तो रूस के थ्रू, अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हुआ तो हमारे लिए ऑयल इंपोर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा रशिया से और लोगों से। तो एक तो ये होगा। दूसरा असर हमारे ऊपर ये हो सकता है कि अगर वो ईरान के साथ ज़्यादा उन्होंने सख्त रवैया कर लिया, क्योंकि हमारा कुछ तेल ईरान से भी आता था और काफ़ी सस्ता बेचता था ईरान हमको तेल, और हमारा चाबहार में पोर्ट में भी था जिसमें हमारा निवेश था, उसको अगर कहीं वो बंद ना करवा दें। ओके। तीसरा हमारा असर पड़ सकता है कि उनके हालात चीन के साथ कैसे रहेंगे, और ये हमारी सरकार समझती है इस बात को। इसीलिए ट्रम्प के इलेक्शन के दौरान, मतलब उससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद, हमने अपने हालात और रिश्ते चीन के साथ संबंध अच्छे कर लिए, बेहतर कर लिए पहले से, क्योंकि हमें नहीं लगा कि भाई हम अमेरिका के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। अभी तक तो हम ये निर्भर थे कि भाई अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, चीन का मुकाबला कर रहा है अमेरिका, तो हम भी चीन से कुछ मुकाबला कर सकते हैं। पर अब हमारा ये रवैया हो गया है कि नहीं भाई, हम चीन के साथ ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिका खुद ही भरोसेमंद नहीं है, रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो अब हमारी कोशिश ये रही है कि भाई अमेरिका के साथ भी इस तरह से डील करें कि उनका कुछ अपने साथ फेवर रखें और चीन के साथ भी अपना रखें। अगर अमेरिका ने डील साइन कर ली चीन के साथ और अपने समझौते कर लिए, तो कहीं हम बाहर ना रह जाएं। कैसे हैं अमेरिका और चीन के रिश्ते, कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा? देखिए, अमेरिका और चीन के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशनशिप पहले। व्यापार की ये सूरत हाल थी कि चीन के फेवर में था व्यापार बहुत ज़्यादा, और अब भी बहुत ज़्यादा व्यापार है दोनों मुल्कों के बीच में। मिसाल के तौर पे चीन का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ 250 से 300 बिलियन डॉलर के बीच में रहता है। ट्रेड सरप्लस, टोटल ट्रेड नहीं, सरप्लस चीन का इतना ज़्यादा है। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हालात ठीक है, जब इतना निवेश हो रहा है और इतना व्यापार हो रहा है, पर फौजी तौर पे और रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और चिप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका ने लगा दिए हैं चीन के ऊपर। अमेरिका उस तरफ अपनी फ़ौजें भी तैनात कर रहा है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि जैसे चीन की ताकत बढ़ती जा रही है, चीन अपने आप को ईस्ट एशिया में फैलाएगा और हो सकता है धमकाए भी ताइवान को या जापान को या कोरिया को। तो इसकी वजह से उनके हालात उतने अच्छे नहीं थे। हम भी कुछ तरह से अमेरिका के ऊपर थोड़े बहुत निर्भर थे, पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो मैं पहले से ही कह रहा था कि भाई अमेरिका के ऊपर आप इतना ट्रस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो है दूर, और चीन जो है वो हमसे सटा हुआ है, हमारा और उसका कॉमन बॉर्डर है। उसकी थल से ना हमारे इलाके में कभी भी घुस सकती है। हमें चीन से ज़्यादा ख़तरा है। अगर चीन कोई बहुत दूर का मुल्क होता तो ठीक बात थी, फिर भी हम कर सकते थे कुछ, या हमारे बीच में कुछ समुंदर होता जैसे चीन और जापान के बीच में है, और चीन और अमेरिका के बीच में तो खैर हज़ारों किलोमीटर का समुंदर है, ओशन है। पर हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। चीन की मिसाइल मिनटों के अंदर हिंदुस्तान में गिर सकती हैं। चीन के हवाई जहाज़ मिनटों के अंदर दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो चीन की फ़ौजें तैनात हैं और चीन का जीडीपी हमसे 5 गुना है। चीन का जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर, 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, हमारा 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। चीन की पर कैपिटा इनकम जो है वो $15,000 के करीब है, 14-15,000। हमारी 4,000 के करीब है, 3,000 के करीब है पर कैपिटा इनकम। तो 5 गुना ज़्यादा है। यानी कि वो 5, हम अगर एक टैंक लगाएंगे तो चीन 5 टैंक लगाएगा। अगर हम एक जहाज़ लगाएंगे तो चीन 5 जहाज़ लगा देगा, हवाई जहाज़ लगा देगा। अगर हम एक तोप लगाएंगे तो चीन 5 तोप अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में हमें बच के रहना होगा। हमें ये देखना होगा कि किसकी ताकत ज़्यादा है, हमें उस हिसाब से करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हथियार डाल देंगे, नहीं, हम अपनी इज्जत से रहेंगे, पर हम बिला वजह की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते।
चीन से, अमेरिका के खातिर या किसी और के खातिर, किसी की भी खातिर। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के बारे में ये भी एक बात कही जाती है कि अमेरिका किसी को भी एक क्षेत्र में भी एक एरिया में भी, जैसे मसलन अगर हम देखें तो एशिया की अगर हम बात कर लें, तो अगर इंडिया एक हेजेमनी के तौर पर डेवलप होता हुआ नज़र आता है तो वो उसको ये भी ज़्यादा मतलब ये भी नागवार गुजरता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है जान करके भी। तो उस तहत वो अपनी चीज़ों को करके डीप स्टेट को कभी एक्टिवेट करके कुछ ना कुछ चीज़ें करवाते रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इस पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा दम नहीं लगती? इंडिया कोई ख़तरा नहीं है अमेरिका के लिए, कोई कंपटीशन नहीं है ना। आप अपने बराबर आदमी से करते हो या कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जिस कंट्री का डिफेंस बजट $34 बिलियन है, 35 बिलियन हिंदुस्तान का, जिसमें से भी 70% जो है वो सिर्फ पेंशन और तनख्वाहों पे जाता है, वो अमेरिका के लिए क्या ख़तरा बन सकता है? आप मुझे बताइए। अमेरिका के लिए कोई ख़तरा ही नहीं है इंडिया। ये बहुत खतरनाक रियलिटी चेक है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। $2,900 की पर कैपिटा इनकम है। एक प्रोफेसर है माइकल बेकली, जो अमेरिका में है, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में, उनकी किताब है यूएस के ऊपर कॉल्ड अनराइवल्ड। वो एक कैलकुलेशन बताते हैं कि आप एक कंट्री की पावर को कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। वो कहते हैं ऐसा करो कि उसका जो जीडीपी है और उसकी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर लो, एक रफ कैलकुलेशन मिल जाएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि अगर तुम सिर्फ पॉपुलेशन पे जा रहे हो तो बहुत सारे मुल्कों की आबादी बहुत ज़्यादा है पर ताकत नहीं है इतनी। मिसाल के तौर पे चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है या हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, और वो कहते हैं उसकी एक वजह है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। लगेगा आपको कि जीडीपी बहुत बड़ा है, 4 ट्रिलियन का, पर वो एक्चुअली है नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के पास हैं। तो ज़्यादातर जो बनाते हैं, जीडीपी जो बनाते हैं, वो खाने पीने, शेल्टर में यानी छत में, कपड़े में, सब में चला जाता है। तो ज़्यादातर जीडीपी जब उसमें चला जाएगा, बेसिक नीड्स में, तो जो पावर के लिए चाहिए होता है वो सरप्लस चाहिए होता है, जो आप हथियार में लगा सकें, जो आप उद्योग में लगा सकें। आपके पास सरप्लस बचा ही नहीं, तो आपके पास सरप्लस नहीं तो पावर कहाँ से आएगी? तो सरप्लस से पावर आती है। और कुछ कंट्री पर वो कहता है कि ऐसे भी हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनकी सिंगापुर की तरह या स्विट्ज़रलैंड की तरह बहुत ज़्यादा आमदनी है, $90,000 जैसे अमेरिका की है, उससे भी ज़्यादा $1,00,000, पर उनकी आबादी इतनी कम है कि उतना सरप्लस नहीं है। अगर पर पर्सन है भी, पर लोग ही इतने नहीं है कि सरप्लस बन पाए। तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए पॉपुलेशन का और पर कैपिटा जीडीपी का। उस कॉम्बिनेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या असली पावर है। तो और वो कहता है इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी है। मिसाल के तौर पे रशिया था पहली जंग अजीम में, ठीक है, पहले विश्व युद्ध में रशिया जो है वो हार गया जर्मनी से। हालांकि बहुत बड़ा था जर्मनी से रशिया। इसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध में रशिया बहुत बड़ा था पर जापान से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो बड़े सिर्फ तादाद बड़ी होने से ही हिंदुस्तान इतना बड़ा था, पर इंग्लैंड ने फतेह कर लिया हमारे ऊपर कॉलोनी बना ली, हमें साम्राज्य बना लिया हमारे ऊपर। तो वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क की आबादी ज़्यादा हो तो उसकी ताकत ज़्यादा हो, या ये भी नहीं है कि अगर बहुत छोटा सा मुल्क है और बहुत अमीर है तो वो हो जाएगा। एक साइज़ और एक इनकम का एक पैरिटी होनी चाहिए, तब जाके एक कंट्री पावरफुल बनता है। तो इसलिए जो अमेरिका है उसको कोई डर नहीं है इंडिया से, और ना ही अमेरिका की डीप स्टेट कोई इन्वॉल्व है इंडिया में या उसके आसपास, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कोई मतलब नहीं है इस वक्त। और एक जहाँ पर ट्रम्प बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं वो है रूस यूक्रेन वॉर। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि ये अभी जियोपॉलिटिक्स इस तरीके की हो गई है कि हर एक चीज़ का असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहा होता है, आप उसे अछूते नहीं रहेंगे। तो अभी की जो परिस्थिति चल रही है, जो अभी स्थितियां हमारे सामने हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में चीज़ें ठीक अभी नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी बात चल रही है कि ट्रम्प ने डायरेक्ट बात करने की बात कर रहे हैं, वो रूस से बात कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जेलेंस्की को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ठगा हुआ सा भी महसूस लग रहा है अभी इस वक्त। तो क्या स्थिति चल रही है अभी वर्तमान में, और कैसे कैसे आपको लग रहा है कि ये इम्पैक्ट डालने वाला है दुनिया के ऊपर? तो
ट्रम्प जैसे मैंने कहा असल में रियलिस्ट है नहीं, क्योंकि एक तो वो सब खुले में करते हैं नेगोशिएशन, दूसरी बात यह है वो पहले ही उन्होंने कई चीज़ें दे दी पुतिन को। यानी कि पुतिन चाह रहे थे कि भाई जो टेरिटरी मैंने फतेह किया वो मैं रख लूँ, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। नेगोशिएशन के दौरान ये देते, कुछ उसके बदले में लेते, इसके बजाय पहले ही अनाउंस कर दिया। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि नहीं ये नेटो का हिस्सा नहीं हो सकता यूक्रेन, उन्होंने पहले ही दे दिया, ये भी बात उनकी मान ली। तो ये कोई रियलिस्ट नहीं हुए, ना कोई अच्छे नेगोशिएटर माने जाएंगे। पर उनका अंदाज़ ये है कि पब्लिक में करो, उनको मीडिया में उनकी क्या विचार हैं और क्या उनकी झलक निकल के आती है, उनके इमेज और वोटर के सामने वो कैसे लगते हैं दबंग, उससे उनको ज़्यादा फिक्र है बमुकाबले इसके कि वो असल में क्या डील निकालते हैं। तो डील तो वो कोई पता नहीं क्या ही निकालेंगे अब। और ज़ेलेंस्की सही मायनों में परेशान है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अमेरिका के सपोर्ट पे ज़िंदा थे। यूरोप भी सपोर्ट कर रहा था, बट अगर आप कहें 50% यूरोप था तो 50% अमेरिका था। तो आप आधी कमाई पे तो ज़िंदा नहीं रह सकते ना, आप आधे सपोर्ट पे तो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए सिर्फ यूरोप के सपोर्ट पे आप पूरी जंग नहीं लड़ सकते। तो उनको फिक्र तो है, और वो चाह रहे थे कि वो भी चाह रहे हैं, ज़ेलेंस्की भी चाह रहे हैं कि जंग ख़त्म हो, क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी बहुत नुकसान हो रहा है इस जंग में। यूक्रेन के बहुत लोग मर चुके हैं, रशिया के ज़्यादा लोग मर चुके हैं, यूक्रेन के उनसे कम मरे हैं, पर वो यूक्रेन के लिए बहुत है, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा मुल्क है, उसके पास इतने सिपाही हैं नहीं, उसके पास इतनी आमदनी है नहीं, उसकी जीडीपी इतनी है नहीं, उसकी ज़मीन इतनी है नहीं। तो ज़ेलेंस्की खुद चाहते हैं, उनकी पब्लिक खुद चाहती है ये जंग ख़त्म हो, पर एक अच्छे टर्म्स पे ख़त्म हो, हारा हुआ ना महसूस हो। एक तो महसूस ना हो हारा हुआ, एक तो इज्जत भी बची रहे, पर एक ये भी कि जो टर्म्स मिले हैं, यानी कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन रख पाएँ, वो अपने आप को आगे सुरक्षित महसूस कर पाएँ, कुछ सिक्योरिटी गारंटीज़ दी जाएँ उनको जो सॉलिड हो। उस पर भी ट्रंप तैयार नहीं हो रहे। जो बातें ट्रंप ने और हेग्सेट ने कही हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने, उसके हिसाब से तो अमेरिका का कोई भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं होगी, ना अमेरिका के ट्रूप्स वहाँ लगेंगे, ना अमेरिका कोई गारंटी देगा। तो फिर ये क्या गारंटी है कि कल फिर से पुतिन नहीं हमला कर देगा? जैसे पुतिन ने 3 साल पहले हमला किया, 3 साल बाद फिर हमला कर दे, 2 साल बाद फिर हमला कर दे, इसकी क्या गारंटी है? वो अपनी ताकत पूरी करके फिर इनके ऊपर लेकिन इसमें आपको क्या वजह लगती है कि ट्रंप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के पुतिन की साइड लेते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये बिल्कुल भी बराबरी का समझौता तो प्राइमा फेसिया दिखता नहीं है, क्योंकि उनको बोल दिया है कि आपने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली वो आप रख लीजिए, लेकिन जब ज़ेलेंस्की ये बात बोल रहे हैं तो इस पर रशिया नहीं राज़ी हो रहा है और वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल 1 इंच भी नहीं देंगे। तो ये ऐसा करने के पीछे की क्या वजह लगती है आपको? इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो कुछ हद तक तो ये एक मिस्ट्री है, ये एक पहेली है कुछ हद तक। तो समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं पुतिन के साथ। कुछ उनके पहले से ताल्लुकात हैं, उनके पहले से कुछ डीलिंग है या कुछ बिजनेस डीलिंग्स हैं। चलिए इसको अलग ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। ठीक है। 2 और वजह हो सकती हैं जो जाहिर हैं। एक तो ये है कि वो वाकई में चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो जल्दी, क्योंकि अमेरिका खर्चा हो रहा है और वो खर्चा बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं खर्चा अमेरिका के अंदर हो, कहीं बाहर ना हो, जो कि यूक्रेन की मदद में उनको देना खर्चा हो रहा है बिलियंस और डॉलर्स का। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो नाराज़ थे यूक्रेन से एक तरह से, क्योंकि वो चाह रहे थे यूक्रेन और उसके लीडर जो हैं वो बाइडन को इंडाइट करवाएं, उनके अगेंस्ट कुछ एक्यूजेशंस और प्रूफ दें कि, क्योंकि बाइडन के और उनके बेटे की कुछ डीलिंग भी थी पहले यूक्रेन के साथ। तो वो चाह रहे थे, पहले भी ट्रंप ने प्रेशर डाला था यूक्रेन के लीडर के ऊपर 2020 के इलेक्शन से पहले कि तुम बाइडन को कुछ एक्यूज़ करो, तो जिस पे ज़ेलेंस्की तैयार नहीं होते, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ निकाल के दें, कुछ मटेरियल बाइडन के बेटे के ऊपर, कि जिससे बाइडन के ऊपर इलेक्शन पे असर पड़े। अच्छा, कुछ वो भी नाराज़गी थी, पर खैर वो छोटी बात है, वो भी गुजर गई। आई डोंट नो वो मेन रीज़न है। तीसरी बात ये जो मैंने आपसे कहा कि ट्रंप को असल में ट्रंप अच्छे नेगोशिएटर नहीं है मेरे ख्याल से, कि वो हर चीज़ खुल्लम खुल्ला करना चाहते हैं और खुल्लम खुल्ला, और वो इस तरह से दिखाना चाहते हैं अपनी पब्लिक को कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, मैं बहुत अच्छा डील कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा डील दिलवाने वाला हूँ। तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि जो मीडिया में आएगा, जो उनके लोग वोटर देखेंगे, ये वो उनके वोटरों को लगना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ उनके लिए कुछ, चाहे वो यूक्रेन के साथ डील हो, चाहे वो इंडिया के साथ टैरिफ हो, चाहे वो चीन के साथ टैरिफ हो। इसमें ज़्यादा दिखावे में ज़्यादा हैं। तो अब वो दिखावे में तो नेगोशिएशन नहीं हो सकता ना, नेगोशिएशन। तीसरी बात ये है कि उनमें पेशेंस, चौथी बात ये है कि उनमें पेशेंस नहीं है
ट्रंप में। इसके लिए फोकस चाहिए, धैर्य चाहिए, वो धैर्य नहीं है उनमें नेगोशिएशन के लिए। आपने तो देखा होगा जो अच्छे व्यापारी होते हैं उनमें बहुत धैर्य होता है। अच्छा डील पहले 5 मिनट के अंदर थोड़ी हो जाता है। ट्रू। और एक जो साथ के साथ एक और दूसरा युद्ध जो चल रहा है इजराइल और गजा के बीच में, इस पर क्या अभी आपको लग रहा है, क्या स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं आफ्टर ट्रंप? अब देखिए, अब ट्रंप जो है वो तो इजराइल के आदमी हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उनके ज़्यादातर सपोर्टर भी प्रो इजराइल हैं। वैसे भी रिपब्लिकन ज़्यादा प्रो इजराइल होते हैं क्योंकि उनके सपोर्ट में इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस होते हैं। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं वो इजराइल के सपोर्टर हैं। वो समझते हैं कि ईसा मसीह वापस आ जाएंगे, और तब आएंगे वापस जब इजराइल जो है पूरा काबिज़ हो जाएगा मिडल ईस्ट के ऊपर। जब इजराइल पूरा काबिज़ हो जाएगा तो ईसा मसीह आएंगे। उसके बाद ईसा मसीह ज़्यादातर यहूदियों को मार देंगे, उसमें से सिर्फ एक छोटे से यहूदी जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो जिंदा रहेंगे। ये इस सेक्ट का मानना है, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का। थोड़ा सा और बताइए इस सेक्ट के बारे में। तो ये सेक्ट चाहता है कि इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा काबिज़ हो जाए इलाके पे। हिस्टोरिकल जो इजराइल मतलब जो कहते हैं, कुछ पता नहीं, पर 4000 साल 3000 साल पहले का जो इजराइल है, या 2500 साल पहले का जो इजराइल है, 2500 साल पहले का, वो पूरे पे काबिज़ हो जाएगा। तो फिर ईसा मसीह इस दुनिया में वापस आएंगे। ये एक पेशन गोई है कि ईसा मसीह वापस आएंगे, और जब आएंगे तो सब लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे, जो नहीं होंगे क्रिश्चियन वो मर जाएंगे। और ये वो तो ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं कुछ अमेरिका में, वो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वो रिपब्लिकन्स हैं और ट्रंप के सपोर्टर भी हैं। हाँ, इस वजह से तो एक तो वो इजराइल के सपोर्टर्स हैं, ऊपर से ट्रंप जो थे वो न्यूयॉर्क में ही सारा बिजनेस किया है। न्यूयॉर्क जो है वो एक एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो यहूदियों का गढ़ है। तो वहाँ के जितने भी, वो खुद भी रियल एस्टेट में थे, वहाँ के जितने भी रियल एस्टेट और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब यहूदी हैं। तो उनकी डीलिंग हमेशा से यहूदियों के साथ रही है। वो जानते हैं कि उनकी कितनी फाइनेंशियल ताकत है, वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। वो उनके डोनर भी हैं, वो पॉलिटिकल डोनर भी हैं इलेक्शंस के लिए, उनके साथ डील्स भी करते हैं, बिजनेस डील्स भी करते हैं। तो वो उनके साथ ही रहते हैं, और उनके अपॉइंटमेंट्स में ये दिखता है। तो उनके जो 3 अपॉइंटमेंट हैं ट्रंप के, जो उन्होंने यूएन के लिए किया है, स्टेफानिक उन लेडी को, वो भी ज़ायोनिस्ट हैं। वो चाहती हैं कि इजराइल काबिज़ हो जाए पूरे इलाके पे, फ़लस्तीन के जो बचा हुआ इलाका है उस पर भी। जो उनके हक भी, जो उनके एम्बेसडर हैं इजराइल के, वो भी ज़ायोनिस्ट हैं। वो तो वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक ही नहीं बोलते, वो तो उसको जूडिया और समारिया ही बोलते हैं, जो इजरायली नाम, जो इजराइल कहता है कि उनका हिस्टोरिकल नाम है उन जगहों का, 2500-3000 साल पुराना। और मार्को रूबियो बहुत बड़े सपोर्टर हैं इजराइल के, वो भी सपोर्टर हैं। हेक्सेथ तो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो तो ज़ायनिस्ट हैं आउट एंड आउट। तो इनके खुद के सन इन लॉ जो हैं वो ट्रंप के जो दामाद हैं, वो खुद ज़ायनिस्ट हैं, वो खुद यहूदी हैं और वो खुद ज़ायनिस्ट हैं। तो हर तरह से वो तो इजराइल का ही फेवर कर रहे हैं और करेंगे। पर ये जो बात उन्होंने शगुफा जो छोड़ा है कि वो गाज़ा को क्लब मेड बना देंगे, रिविएरा बना देंगे, वो तो कुछ अकल में आने वाली बात नहीं है। मतलब वहाँ के सारे लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट में खदेड़ देंगे, खदेड़ देंगे, उसको रिविएरा बना देंगे। और वो जॉर्डन और इजिप्ट मजबूर होंगे लेने के लिए, और मैं उनको एथनिकली क्लेंस कर दूंगा यहाँ पे, ये सब रिविएरा बना दूंगा, ये वो, और यूएस टेक ओवर कर लेगा। प्रेशर टैक्टिक है, क्या है ये? इसके कई वजहें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक तरह से ट्रंप को कुछ आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, जो उनको लगता है कि मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखाता है। कुछ लीडरों को ये होता है ना कि मैं वैसे नहीं सोचता जैसे सब सोचते हैं, मैं तो कुछ अलग ही हट के ही सोचता हूँ। मैं तो इन्होंने ये एक तरह का अलग हट के वार किया है, तो उनको ये अच्छा लगा है, चाहे उसका असलियत कुछ भी हो। दूसरा ये है कि उनको लगता है कि इससे नेतन्याहू को कुछ सांस मिलेगी। नेतन्याहू के कुछ कैबिनेट में लोग ऐसे हैं, पार्टियां ऐसी हैं, यहूदी पार्टियां ऐसी हैं जो कह रही हैं कि अगर तुमने अमन किया, वॉर रोकी ज़्यादा दिन तक, और हमास अगर वहाँ बना रहा, तो हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। ओके। ये कह के वो उन चरमपंथी यहूदी फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ दिन तक नेतन्याहू के साथ बांध के रखेंगे, सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर देंगे, तो वो सरकार बनी रहेगी ताकि अगले स्टेज हो सके सीज़ फायर का। तीसरी बात ये, नेतन्याहू को भी कुछ सपोर्ट मिलेगा
ओवरऑल कि नेतन्याहू की भी इमेज थोड़ी बेहतर होगी, नेतन्याहू को भी कुछ सपोर्ट मिलेगा कि उसने भी कुछ हासिल किया इस जंग से। तो इस तरह से नेतन्याहू को भी उन्होंने सपोर्ट दे दिया। चौथा, इट अपील्स टू हिज रियल एस्टेट इंस्टिंक्ट्स, यानी कि उनकी जो एक बिल्डर की जो एक छवि है उनकी खुद की अपनी नज़रों में, उसको भी अपील करता है। वो बात भी ऐसे करते हैं जैसे एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है गाजा में, ऐसे नहीं बात करते जैसे कोई राजनीतिक नेता करता है बात। बिल्डर की बातचीत हो रही है, चल रही है, तो वो उसको भी अपील करता है कि मैं तो इसको भी डील बना दूंगा, इसको भी फायदा, मतलब जो एक जगह तबाह हुई है वहां पर मैं रिवेरा बना दूंगा, ये कहने के लिए भी एक अलग स्तर का कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, वो है ट्रम्प के पास भरपूर। पागलपन के लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये कि मैं इनसे भी कुछ निकलवाऊंगा, इजिप्ट और जॉर्डन से अपना फ़ायदा, इनको हम पैसे देते हैं। ये दोनों मुल्क जो हैं इनको यूएस एड देता है क्योंकि इन्होंने इजराइल के साथ पीस किया हुआ है। अरब मुल्कों में सबसे पहला मुल्क इजिप्ट था, मिस्र था, जिसने पीस डील साइन की 1979 में, 78-79 में इजिप्ट। उसके बाद से अमेरिकन, अब यह देखिए कि अमेरिका की जो कांग्रेस है वो कितना ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट करती है, कि यानी कि इजराइल को ही नहीं एड देती बल्कि जो इजराइल के साथ पीस डील करते हैं, उनको शांति समझौता करते हैं, उन तक को सपोर्ट करती है। तो $1.5 बिलियन हर साल इजिप्ट की फौज को जाता है, जो फौज मतलब सरकार को जाता है क्योंकि फौज ही सरकार है वहाँ पे इजिप्ट में। और तकरीबन $1 बिलियन या $1.25 बिलियन जॉर्डन को जाता है। तो कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें इजिप्ट जॉर्डन को मजबूर होना पड़े कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो होने की संभावना हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो नहीं मानते हुए नजर आ रहे हैं। नामुमकिन है, क्योंकि फ़लस्तीन की जॉर्डन की आबादी 50% के करीब फ़लस्तीनी है। वो विद्रोह कर देंगे, सरकार गिर जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी पूरे एरिया में। इजिप्ट में भी काफ़ी विद्रोह हुआ था मुबारक के ख़िलाफ़, होस्नी मुबारक के, तभी होस्नी मुबारक हटाए गए और ACC आए, पर उसमें भी हज़ारों लोग मारे गए, 10,000 लोगों पे गोलियां चलाई गई, मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी लोग आसानी से इस बात को हज़म कर लेंगे, निकल लेंगे। तो नामुमकिन लगता है ये बातें। और ये सीज़ फायर में कितनी डेप्थ लग रही है आपको, ये बना रहेगा सीज़ फायर या अभी, क्योंकि ना तो यूक्रेन रूस वाले मामले में मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हुई, मतलब कंक्लूजन क्या निकला, बहरहाल युद्ध के कंक्लूजन क्या ही निकलते हैं, तबाही होती है, लेकिन फिर भी किसी का तो ईगो सेटिस्फाई होता है, वो भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं समझ में आया कि क्या हुआ क्या। और इजराइल गज़ा में भी कुछ ऐसा सच मतलब तबाही के अलावा तो कुछ और दिखने को नज़र नहीं आया। तो इसमें फिर सीज़ फायर होकर के या जब कब तक बना रहेगा, इसकी क्या संभावना है? सीज़ फायर कितने दिन चलेगा ये कोई कह नहीं सकता। एक व्यू ये है कि ज़्यादा दिन चलेगा नहीं सीज़ फायर, क्योंकि इजराइल जो है वो ताकतवर है और नेतन्याहू जो है उसके पास ताकत है और उनकी सरकार इस पे निर्भर है कि जंग चलती रहे। जैसे मैंने बताया आपको कि वो पार्टियां अपना सपोर्ट खींच लेंगी, चरमपंथी पार्टियां, अगर जंग ख़त्म नहीं हुई तो एक इंसेंटिव ये है कि उसको फिर से शुरू किया जाए। पर दूसरी तरफ ट्रंप का प्रेशर है, ट्रंप नहीं चाहता कि फिर से जंग शुरू हो, क्योंकि फिर वो उनकी छवि ख़राब हो जाएगी कि वो तो अपने आप को पीस मेकर की छवि में ला रहे थे, दिखा रहे थे कि मैंने डील करवा दी है, तो वो फिर लगेगा कि नहीं। ये भी हो सकता है कि ये जो उन्होंने छोड़ा शगुफा गाज़ा के ऊपर कि मैं उसको रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर दूंगा, वो एक तरह का कवर है, इंश्योरेंस कवर, यानी कि उन्होंने पहले से इंश्योरेंस ख़रीद लिया है कि अगर जंग फिर से शुरू हुई तो कहेंगे इसलिए हुई क्योंकि मेरा डील नहीं माना गया। मेरा डील मान लेते तो ये जंग फिर से शुरू नहीं। तो उनको भी शायद शक है कि हो सकता है कि जंग फिर से शुरू हो जाए, ट्रंप को भी, बावजूद इसके कि वो नहीं चाहते, वो एक तरह से एक इंश्योरेंस रख रहे हैं पीछे कि भाई नहीं हो पाया तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वजह से नहीं हो पाया, मेरी बात नहीं सुनी गई। तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा इस वक्त कहना मुश्किल है ये सीज़ फायर डील। और फ़ायदा ये जंग हुई सिर्फ एक वजह से, क्योंकि फ़लस्तीनियों को ये लग रहा था कि हमें अबैंडन कर दिया गया है, हमें अनाथ बना दिया गया है, क्योंकि ये अमेरिका प्रेशर डाल रहा था कि सऊदी अरब और इजराइल की डील हो जाए। अगर सऊदी अरब और इजराइल की डील हो जाएगी तो हमें तो भूल ही जाएंगे लोग, हमें तो मुल्क अपना मिला ही नहीं 75 साल से, और फिर कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार एक डील हो जाएगी तो फिर ये हमारा मुल्क हमें देंगे ही नहीं इजराइली। इस डील को रोकने के लिए हमें हमला करना ज़रूरी है, चाहे हम उसमें तबाह भी हो जाएं, पर हमें हमला करना ज़रूरी है इजराइल के ऊपर, कि ये जो इजराइल सऊदी डील है इसको रोकने के लिए। तो उस तरह से कुछ हद तक तो वो डील रुक गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नाकाम थी, पर शायद उन्होंने भी इतना नहीं सोचा होगा कि इतनी तबाही हो जाएगी हमारी।
तो इसी तरह से यूक्रेन पे तो एक व्यू ये है, एक नज़रिया ये है जंग के ऊपर कि जंग जो है वो एक मिसकैलकुलेशन है। कभी भी जब जंग होती है तो वो एक आप मिसकैलकुलेट करते हैं, एक गलती होती है जंग। पुतिन सोच रहे थे कि मैं यूक्रेन को मज़ा चखा दूंगा और सबक सिखा दूंगा, 3 दिन के अंदर मैं कीव पहुंच जाऊंगा और डिक्लेयर कर दूंगा विक्ट्री। इसके काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं और ईमेल्स भी हैं। ट्रूप्स को भी, रशियन ट्रूप्स को भी ये बताया गया बाद में उनसे जब इंटरव्यू हुए कि हमें तो ये बताया गया था कि 30 दिन में हम जीत जाएंगे और फिर खुद पुतिन आएंगे और विक्ट्री मार्च होगी कीव में यूक्रेन में। 3 साल हो चुके हैं, वो 3 दिन नहीं आए। तो एक तरह से हर जंग जो है वो एक मिस कैलकुलेशन है। तो ये एक व्यू है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में, पॉलिटिकल साइंस में, कि अगर आप सही से कैलकुलेट कर सकते हो एक दूसरे की ताकत, पावर, तो जंग होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है वो मुझसे ताकतवर है तो आप उसकी बात मान लोगे, और अगर आप उससे ताकतवर हो तो आप उसको दिखाओगे कि मैं ताकतवर हूँ, जंग की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बात मान लो। जंग होगी नहीं। जंग होती तब ये जब हर साइड ये सोचती है कि मैं ये जंग जीत सकती हूँ, या कम से कम जीत नहीं तो इसको ड्रॉ तो कर ही सकती हूँ, तभी जंग होती है। बहुत बढ़िया, सही बात है। हमने दोनों के प्रशासन देख लिए हैं। अभी हमने ट्रंप की सरकार भी पहली वाली देखी है, खैर अभी दूसरे वाली अलग कलेवर में नज़र आ रही है फ़िलहाल तो, लेकिन हमने देख रखा है। हमने बाइडेन का प्रशासन भी देखा है। भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो क्या हमें ज़्यादा, हमारे लिए कौन सा बेहतर आपको नज़र आता है, बाइडेन या ट्रंप? हाँ, हमारे लिए तो बाइडेन ही बहुत बेहतर था। और क्यों? कई वजह से। एक तो बाइडेन जो थे वो फोकस थे कि चाइना को रोकना है, और हमें भी चाइना से, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़तरा है, पर हमें भी चाइना से धक्का तो लग ही चुका था, और चाइना कुछ हमें हमारी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो हम भी एक खुददार मुल्क हैं, हमेशा से रहें, चाहे वो नेहरू हो, नहीं तो जंग ही नहीं होती अगर खुददार नहीं होते नेहरू, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। हमने कभी हम अमेरिका के सामने ही नहीं झुके, तो हमें कुछ एक ढालस थी अमेरिका से चाइना का मुकाबला करने की, या चाइना से कम इज्जत से पेश आने की, वो चली गई। क्योंकि अब ट्रंप के साथ हम भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी डील काट सकते हैं हमारी बैक के पीछे, हमारी कमर की पीठ के पीछे, कभी भी वो डील कर सकते हैं उनके साथ। तो हमें भी इसीलिए हम एक तरह से चाइना के साथ जो $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो एक तरह से हम घूस दे रहे हैं चाइना को, वो एक तरह से हम ब्राइब कर रहे हैं चाइना को। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना का, क्योंकि हमारे साथ $100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, इसलिए वो हम पे हमला नहीं करेगा। वो एक तरह से हमारी सिक्योरिटी है, हमारा इंश्योरेंस है। अच्छा, हम फायदा कर रहे हैं $100 बिलियन का चाइना का, हर साल इतना बड़ा फायदा कर रहे हैं। तो ट्रंप के साथ हम निर्भर नहीं हो सकते, ट्रंप के ऊपर। तो बाइडेन के साथ हम निर्भर हो सकते थे थोड़े, काफ़ी हद तक। लेकिन अभी जैसे हालिया का घटनाक्रम जो रहा है, जिसमें कि टिकटॉक के ऊपर बैन लगाने की जो बात है, तो ये तो ट्रंप प्रशासन ने ही आकर के किया, और इससे ये सवाल उठा कि मस्क ने बोला कि मैं टिकटॉक खरीद लूँगा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं खरीदेंगे। फिर दूसरा उधर उनकी तरफ से जो डीप सीक आया AI का, तो ये सारा चीज़ें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइना को धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ट्रंप शुरू में चाइना के खिलाफ थे। उन्होंने, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट के हामक हैं, उन्होंने कहा भैया ट्रेड में हमें फ़ायदा नहीं है, चाइना को फ़ायदा हो रहा है, हमें चाइना को ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे और टैरिफ लगाने पड़ेंगे। और ट्रंप ने ये भी कहा कि टिकटॉक बंद होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी, काफ़ी खिलाफ थे चाइना के। पर फिर जब उन्होंने देखा कि वो जब पावर से बाहर थे, तो बाकी चैनल्स पे उनकी सेंसरिंग होने लगी ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप झूठ बहुत बोलते थे। तो इन सब पे फैक्ट चेक होता था, एक्स के ऊपर भी, ट्विटर जो था पहले, और फेसबुक और ये। तो ट्रंप ने देखा कि सिर्फ एक ही आउटलेट है जिस पे मैं बेझिझक बोल सकता हूँ, और वो कैरी कर देता है फ़ौरन के फ़ौरन, कुछ फैक्ट चेक भी नहीं करता, वो है टिकटॉक। तो ट्रंप फिर टिकटॉक के समर्थक होने लगे। और ये बैन जो अब टिकटॉक पे लगा, ये बिल्कुल भी ट्रंप की वजह से नहीं लगाया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ये अमेरिका की कांग्रेस पार्लियामेंट ने लगाया और अमेरिका के जजों ने लगाया। ट्रंप ने आते ही कहा कि नहीं, ये बैन नहीं, इसको बैन को उन्होंने टेम्पररी रोक दिया,
मुंतवी कर दिया कि ट्रंप नहीं करवाया, नहीं तो टिकटॉक अब तक बंद हो चुका होता। और वो अब तो प्ले स्टोर पे भी वापस आ गया है, गूगल और एप्पल पे भी वापस आ गया है, सब पे वापस आ गया है। ये कल की खबर है हाँ, कि वापस आ गया है। ट्रंप की वजह से ही वापस आया है, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि ये एक एवेन्यू है, अगर इस पे अनसेंसर्ड है, कल अगर कुछ और बात हुई तो ये फिर मेरे हाथ से निकल सकता है, और मुझे कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम चाहिए। इसीलिए उन्होंने ट्रुथ सोशल भी शुरू किया, जो उनका ऐप है। अमेरिका ट्रंप का, जैसे मैंने कहा, वो कोई 2-3 चीज़ें, एक तो वो लॉन्ग टर्म देखते नहीं, शॉर्ट टर्म है, ट्रांजैक्शनल है, मतलब आज का धंधा आज का, और वो टेबल पे कुछ छोड़ते नहीं। तीसरा, वो अपना फ़ायदा अपने मुल्क से पहले देखते हैं कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है। तो वो ऐसा नहीं है कि चाइना के ख़िलाफ़ है, इसलिए हमारा बाइडन के साथ बेहतर था। दूसरी बात ये थी कि बाइडन हमारे ऊपर टैरिफ भी नहीं लगा रहे थे, उनको इतना वो नहीं था कि ट्रेड सरप्लस है। देखिए, ट्रेड सरप्लस है भी तो अमेरिका का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो लगता तो बहुत बड़ा है, $1 ट्रिलियन का है, पर मैंने आपको बताया अमेरिका का जीडीपी है 30 ट्रिलियन का, यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो सिर्फ 4% है अमेरिकन इकोनॉमी का। फर्क नहीं पड़ता उनको, इतना फर्क नहीं पड़ता, 4% है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बाइडन नहीं लगाना चाहते थे टैरिफ, क्योंकि उनको पता था कि इससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, लोग और मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो इस तरह से भी बाइडन हमारे फेवर में थे, इस तरह से भी हमारे फेवर में थे कि वो चाहते थे कि इंडिया की धांस बनी रहे एशिया में, ताकि वो एक चाइना के लिए काउंटर रहे। तो बाइडन इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं थे। हाँ, 2-3 चीज़ें थीं जिस पे, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, कानून में बिलीव करते थे, जिसमें हिंदुस्तान को थोड़ा बहुत नुकसान था। एक तो वो था कि जो गौतम अडानी के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है, उसमें बाइडन इंटरफेयर नहीं करते, जो ट्रंप हो सकता है इंटरफेयर करें और अडानी के ऊपर चार्जेस हटवा दें, करप्शन के जो चार्जेस हैं। दूसरा था जो खालिस्तानी चरमपंथी जिनको पर हमला हुआ और एक्यूजेशन है कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, इंटेलिजेंस फोर्सेस ने किया, वो जो केस चल रहा है वो बाइडन उसको परस्यू करते, बाइडन की सरकार मतलब वो परस्यू होता है, बाइडन उसमें इंटरफेयर नहीं करते, जो अब हो सकता है कि ट्रंप करते हैं। तो ये छोटे मोटे केस हैं, पर जो मोटा मोटा नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो छोटे मोटे फ़ायदे हैं, क्या एक केस उधर और दूसरा केस इधर। जो असली नुकसान है हमारे मुल्क को, वो सिक्योरिटी सिचुएशन से है, वो हमारी आर्थिक स्थिति से है, उन पे ट्रंप फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे बाइडन के मुकाबले। बाइडन बेहतर थे हमारे लिए। तो ये जो लोग पहले कह रहे थे कि ट्रंप आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और ट्रंप आएंगे तो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, हिंदुस्तान के अंदर एक हवा बनाई प्रो ट्रंप माहौल था। खैर अभी क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो अभी की परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, जिसमें कि दौरा हो चुका है प्रधानमंत्री का, वहाँ पर जो भी करार हुए हैं, एक तो आप थोड़ा सा अगर उस पर बता सकें कि क्या कुछ चीज़ें हुई हैं डिस्कस, और जो आगे आने वाले समय में देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और ये संबंध अब भविष्य में किस तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? इंडिया ने 2 तरह के ऑफ़र कर रहा है इंडिया अमेरिका को। एक तो कि हम आपसे तेल और गैस लेंगे। अमेरिका इस वक्त वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेल और गैस का। तो इंडिया कह रहा है भाई, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड बैलेंस आपके ख़िलाफ़ है तो हम आपसे ये चीज़ें और ख़रीद सकते हैं। ये हमारे हाथ में भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, ONGC ये वो, जिस पे सरकार का कंट्रोल है। दूसरा सरकार का कंट्रोल है हथियार पे। अब हिंदुस्तान की एक ये बदकिस्मती है कि हम ज़्यादातर जो हमारे हथियार हैं वो हम बाहर से ख़रीदते हैं। इंडिया बल्कि टोटल वर्ल्ड मार्केट में इंडिया सबसे बड़ा ख़रीदार है हथियारों का, इम्पोर्टर है। 10% टोटल वर्ल्ड के जो हथियार एक्सपोर्ट होते हैं वो इंडिया की तरफ आते हैं, इम्पोर्ट होते हैं। तो वो भी सरकार के हाथ में, सरकार ने कहा हम आपसे और ख़रीद सकते हैं हथियार। तो ये भी एक लालच दिया है अमेरिका को। अब अमेरिका इन पे मान जाए तो बात है। मुझे लग नहीं रहा कि अमेरिका माने का। 2-3 वजह हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट्स कहे हैं ट्रंप ने, उसकी वजह से। एक तो वो पहले भी कह चुके हैं इंडिया टैरिफ किंग है। दूसरी बात, इस दफ़ा भी उन्होंने ये कहा कि देखो मैं इंडिया के टैरिफ कम नहीं करवा पाया अपनी पहले दौर में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखो इंडिया से हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो गलत बात है, $45 बिलियन का है, पर उनके दिमाग में ये बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्होंने 100 बिलियन का फिगर कहा। और उनको तो वो इन छोटी मोटी चीज़ों से मानेंगे नहीं। वो जब तक ट्रेड इक्वल नहीं हो जाएगा, बैलेंस ना, तब तक वो मानेंगे नहीं। ये दिखाता है कि ट्रंप के लिए सब बराबर है। वो उनके लिए कोई दोस्ती यारी इसमें नहीं है।
ना कोई झप्पियाँ पा लेने से वो कुछ चेंज करने वाले हैं। वो तो वही करेंगे जो वो सही समझते हैं और जो उनके फ़ायदा में दिखता है और उनकी पब्लिक के फ़ायदे में दिखता है। अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका फर्स्ट। तो अभी दौरा ख़त्म हो चुका है प्रधानमंत्री का। ये बातचीत हमने करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि ट्रंप के आने के बाद कैसे पूरे विश्व की कैसे एक जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आता है और वो बदलाव हमारे लिए कैसा है, हमें उसको किस तरीके से लेना चाहिए। तो ये तमाम बातें की हमने, समझने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में हमें समझाने की कोशिश की। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही डीप हैं, हमने क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता तो हम उसको बहुत डिटेल नहीं समझ पाएँ। बट उम्मीद करते हैं कि आगे हम कुछ टॉपिक्स पे और भी इस तरीके की चर्चाएं करते रहेंगे और आप आएंगे। बेशक मुकुल, बहुत खुशी हुई। और जिस्ट में आके कोशिश तो मैंने यही की कि जिस्ट में ही बताऊं चीज़ें, पर लंबी हो गई, पर अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो और बताइए कि कैसा लगा, आगे किस तरीके के हम लोग और शोज़ करें, कौन से गेस्ट बुलाएं, ये भी आप हमें बताइए। और इस पूरी बातचीत को सुन करके आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपने नया सीखा, ये भी हमें ज़रूर बताइए। अपने सुझाव दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।